वेल सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे हो? बढ़िया हो? अच्छा, सभी सबसे पहले बताइए, मेरी आवाज क्लियरली ऑडिबल हो रही है? यस। सबसे पहले ये बताइए कि मैं क्लियरली ऑडिबल हूँ। यस और नो? यस। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एम आई क्लियरली ऑडिबल? यस और नो? यस सर, वेरी गुड वेरी गुड। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम जो है एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं। और एक लंबी सांस लो और कहो, जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो भी होगा अच्छा होगा। आए हम कुछ अच्छा करना है। जिस जिस एक एक बार कहो, एक बार करके देखो। सिर्फ मैं बोल रहा हूँ इसलिए यहाँ पे सुन लेना और छोड़ देना, ऐसा मत करना। एक लंबी सांस लो, एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। एक लंबी सांस लो, माइंड को एक मैसेज भेजो और कहो, जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो भी होगा बहुत बहुत अच्छा होगा। आए हम कुछ अच्छा करना है। तो आज दिन की शुरुआत एक डिटर्मिनेशन से होनी चाहिए। और जब आप सोने जाओगे तो एक कंप्लीट सेटिस्फैक्शन आपको होना चाहिए। तो आज सुबह से आप जो भी कुछ डिसाइड कर रहे हो, तो यहाँ पे आपने जो भी प्लानिंग की है, उस प्लानिंग को, जैसे आज आप मेरे साथ लेक्चर कर रहे हो सुबह, और उसके बाद में दोपहर को जो प्लानिंग की है, इवनिंग को जो प्लानिंग की है, जो भी आपने डिटर्मिनेशन की है वो जरूर पूरे करना, सो दैट सोने के पहले आपको 100% सेटिस्फैक्शन हो। अगर ये डिसिप्लिन आपने फॉलो किया तो सिर्फ सीए नहीं, तो आने वाले लाइफ में आप हर चीज सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाओगे और अपने ड्रीम अचीव कर पाओगे। तो यस, आज का फंडा बस इतना ही कि आज जो भी डिटर्मिनेशन किया है आपने, वो पूरे करना, सो दैट सोने के पहले एक कंप्लीट सेटिस्फैक्शन हो, एक चैन की नींद आपको आए। और यस, दूसरा दिन आपका फुल कॉन्फिडेंस से हो। सो दोस्तों, आर यू रेडी? यस और नो? वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक बार हो जाए, हाउस द जोश, सब कहिएगा हाय सर। और यस, उन सभी लोगों को जो मेरे साथ सुबह 7 बजे यहाँ पे इस बूस्टर लाइव स्ट्रीमिंग क्लास को कनेक्ट हुए हैं, सबको सैल्यूट बेटा। बस ऐसा ही डिसिप्लिन रखना, सो दैट आपका सिलेबस मेरे साथ कंप्लीट हो जाए फटाफट। और यस, इन बिटवीन जो भी, अगर कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि इन बिटवीन अगर हमारा क्लास सुबह का शाम को शिफ्ट हो जाएगा या कभी छुट्टी आएगी, तो वो टाइम वेस्ट मत करना। मैं साथ साथ में क्वेश्चन या डिस्कशन भी अपलोड कर रहा हूँ। आज जैसे लेक्चर 2 क्वेश्चन या डिस्कशन का अपलोड हो जाएगा थिंक जीएसटी थिंक विशाल सर के चैनल पे, एज वेल एज वी स्मार्ट एकेडमी के चैनल पे। तो वो भी क्वेश्चन है आपने साथ साथ में कर लेना है। और देखो, यहाँ पे दो चीजें अगर आपकी हो जाती है, तो आईडीटी का मैजिक देखना, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा। और इस बार 80 पार। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन। दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल लास्ट सेशन में देखा था, लास्ट सेशन में आरसीएम देखा था, जो मैं इस सेशन के एंड में 10 से 15 मिनट में पूरा एक समरी जो था स्टार्टिंग के पेज पे मैंने दिया था, वो मैं आपको पूरा रिवाइज करके दे दूंगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं कंपोजिशन स्कीम, एक नया चैप्टर, जिसमें कि 2 मिनट में मैं यहाँ पे ब्रशअप करके देता हूँ। हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखी थी। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हमने क्या क्या देखा था? तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में हमने देखा था एग्रीगेट टर्नओवर। ख्याल रहे, ये डेफिनेशन सिर्फ कंपोजिशन स्कीम के लिए नहीं है। पूरे जीएसटी एक्ट में जहां जहां भी वर्ड एग्रीगेट टर्नओवर आएगा, ये एग्रीगेट टर्नओवर जो है यहाँ पे उसके लिए डेफिनेशन है। अब बेसिकली देखा जाए तो ये डेफिनेशन जो है अकाउंटिंग कंसेप्ट को ही ध्यान में रखते हुए लाया गया, क्योंकि पहली बार जीएसटी में इनडायरेक्ट टैक्स को यहाँ पे सिंक किया गया अकाउंट्स के साथ। तो इसलिए अगर आप अकाउंट में टर्नओवर देखते हो तो उसमें भी सब कुछ वही आता है, सभी टैक्सेबल सप्लाई, उसके बाद में एग्जम्प्ट हो, नील रेट हो, नॉन टैक्सेबल हो, आपका जो सेल्स टर्नओवर होता है। बस एक चीज का ख्याल रखना, यहाँ स्पेशली जो है इंटरस्टेट अमॉन्ग ब्रांच, यानी अगर अंडर सेम पैन ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे अगर अपनी ही ब्रांच को आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो वो भी
टर्नओवर कंसीडर कर लिया जाता है। बस जीएसटी का यही प्रॉब्लम है जो अकाउंट के साथ डिस्टर्ब कर देता है, बाकी तो पूरा जीएसटी के टर्नओवर जो है वो आपके अकाउंट प्रिंसिपल के साथ ही मैच किए गए हैं। सो दूसरी बात अगर आपको ये कहूँ तो एग्रीगेट टर्नओवर आपको ऑल ओवर इंडिया बेसिस लेना पड़ेगा। इसमें याद रखने लायक बात बस इतनी है कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई, एग्जम सप्लाई और नील रेट सप्लाई भी आपके एग्रीगेट टर्नओवर में कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टर्नओवर में टैक्स जीएसटी नहीं लिए जाएंगे, बाकी सब लिए जाएंगे एज पर वैल्यूएशन प्रिंसिपल। ओके, पर जीएसटी कंसीडर नहीं किया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट हमने टर्नओवर इन स्टेट देखा था। टर्नओवर इन स्टेट जो है लगभग डेफिनेशन एग्रीगेट टर्नओवर जैसा ही है, लेकिन बस टर्नओवर इन स्टेट में इस स्टेट से जो भी हुआ, इस स्टेट से इंट्रा स्टेट हुआ, इस स्टेट से इंटर स्टेट हुआ, इस स्टेट से यहाँ पे एक्सपोर्ट हुआ, या यहाँ या स्टॉक ट्रांसफर हुआ, सभी टाइप का टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, एक्सपोर्ट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई फ्रॉम द स्टेट, ओके, वो टर्नओवर इन स्टेट लिया जाएगा। बहुत सी जगह कहीं एग्रीगेट टर्नओवर वर्ड है, कहीं टर्नओवर इन स्टेट वर्ड है। ओके, तो हमें दोनों टर्म्स यूज करना है। एक डेफिनेशन जो आपको याद रखनी है वो है एग्जाम सप्लाई। ओके, तो ये एग्जाम सप्लाई की जो डेफिनेशन है बेटा, एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट कहाँ हो जाती है, तो ये हो जाती है जब भी जैसे आईटीसी चैप्टर में टर्नओवर के एग्रीगेट टर्नओवर इन स्टेट जो है, इस चैप्टर में एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो एग्जाम सप्लाई यानी क्या, तो एग्जाम सप्लाई की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एग्जाम सप्लाई यहाँ पे इंक्लूड्स वोनली एग्जाम, नील रेट और नॉन टैक्सेबल सप्लाई, उसके भी एग्जाम सप्लाई कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये जो है तीन डेफिनेशंस हमें जो कंपोजिशंस लेवी चैप्टर में यूज करनी है, ये तीनों डेफिनेशंस जो है आपको समझ में आई होगी। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं और वो कंपोजिशन लेवी। ठीक है, चलिए आ जाते हैं कंपोजिशन स्कीम पे। यहाँ पे अब इससे रिलेटेड मैं पहले एक बात कह दूं कि ये चैप्टर समझने में या इसकी बहुत कुछ एडजस्टमेंट समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मैं बस इतना कहूँगा कि आपने यहाँ पे सेल्फ पढ़ा होगा या आपने मेरा क्लास ऑलरेडी किया होगा, तो ये तो बेटा रिवीजन है। मैं अपने ज़्यादा कम भी नहीं और ज़्यादा बहुत ज़्यादा भी नहीं, उस नॉर्मल स्पीड में जाऊँगा। अगर इस चैप्टर में कुछ कंसेप्ट में किसी को दिक्कत आती है समझने में, तो फिर हम आखिरी में इसके क्वेरीज एंड करेंगे, सॉरी आखिरी में उसकी क्वेरीज जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन ओके, यहाँ पे मैं कोशिश तो पूरी करूंगा कि इसमें सारे पॉइंट्स टच करूं और हमारा एक रिवीजन हो जाए और जो भी कॉम्प्लिकेटेड एरिया है उसको समझाने की कोशिश करो। ठीक है, तो शुरू करते हैं कंपोजिशन स्कीम। सबसे पहले तो कंपोजिशन स्कीम में यहाँ पे ये तो डेफिनेशंस हमारी हो गई थी। हाँ, कंपोजिशन स्कीम ये सेक्शन 10 में आता है, तो सेक्शन नंबर हम याद रखते हैं। चलो मेरे साथ एक बार शुरू हो जाए। सेक्शन नंबर कैसे, कौन से, सेक्शन 7 जो था वो था सप्लाई। 7 से याद रखिएगा, सेक्शन 7 मेरे साथ सभी मन में कहेंगे, बोलो जोर से। सेक्शन 7 सप्लाई, सेक्शन 8 कंपोजिट और मिक्स सप्लाई, कंपोजिट और मिक्स सप्लाई। सेक्शन 9 था चार्जिंग सेक्शन, चलो मेरे साथ एक बार बोलो। सेक्शन 9 था चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन 10 रिलेटेड टू कंपोजिशन लेवी। अब देखो, कंपोजिशन लेवी एक तरह का जो उन्होंने कंपोजिट टैक्स रेट दिया है फॉर स्मॉल बिजनेसमैन। ओके, ये जनरली हर एक्ट में होता है, स्पेशली जो रेवेन्यू रिलेटेड एक्ट है। जैसे इनकम टैक्स में भी प्रिजम्पटिव स्कीम दी है स्मॉल बिजनेसमैन को कंप्लायंस से दूर रखने के लिए, पर उनसे टैक्स भी लेना था, इसलिए यहाँ पे ओके हर इकोनॉमिकल लॉ में, रेवेन्यू लॉ में कंपोजिशन प्रिजम्पशन स्कीम्स होती हैं। यहाँ पे भी ये कंपोजिशन स्कीम है, सेक्शन 10। अब यहाँ मैं थोड़ा इस डायग्राम से आपको बैकग्राउंड बता देना चाहूंगा और फिर हम कंपोजिशन स्कीम में आएंगे। एक मैसेज आया है, वीडियो लैग हो रही है, सबको लैग हो रही है क्या बेटा? क्योंकि मुझे तो, मैं भी यूट्यूब में देख रहा हूँ, मुझे तो क्लियर आ रही है। मैं भी 1 मिनट ओपन करके रख देता हूँ तो ज़्यादा बेटर है। सबको लैग हो रहा है बेटा? अगर यहाँ पे, यस प्लीज प्लीज रिस्पॉन्ड मी। क्योंकि यहाँ स्पीड तो,
क्योंकि यहाँ पे स्पीड अच्छा है बेटा। ठीक है, थोड़ी देर में सही हो जाएगा। आप अभी वीडियो से ज़्यादा मेरे ऑडियो पे ध्यान रखना है, ये रिवीजन है, तो आप वीडियो से ज़्यादा मेरे ऑडियो पे ध्यान रखो। थोड़ा थोड़ा होता है, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है सोनोरीटा। तो अब यहाँ पे आप मेरे ऑडियो पे ध्यान रखो, वीडियो थोड़ा बहुत लैग हो रहा होगा, उससे ज़्यादा आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। फरिंग। वेल सो बेटा, यस कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। हम स्टार्ट करते हैं वापस से। तो देखिए, यहाँ पे स्मॉल बिजनेसमैन के लिए ये यहाँ वैसे थ्रेशोल्ड दिया गया है, मतलब जिसको रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करने हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यस, आई होप अभी ठीक चल रहा होगा। मैं 2 मिनट सेशन लेता हूँ, देखिए सही चल रहा होगा। तो जहाँ जिसको रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करने हैं तो उनके लिए बेसिक थ्रेशोल्ड दिया गया है। लेकिन अब जिसका टर्नओवर जो है यहाँ पे 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख से ज़्यादा है, क्योंकि थ्रेशोल्ड लिमिट जो है बेटा 10, 20 और 40 है। तो जहाँ जिस टर्नओवर ये थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, वो केस में यहाँ उन्होंने कंपोजिशन स्कीम रखी है कुछ लिमिट तक। जैसे 10-1 की स्कीम में 1.5 सीआर का उन्होंने एग्रीगेट टर्नओवर रखा है, जहां आपको टैक्स तो देना है पर बहुत स्मॉल परसेंटेज ऑफ टैक्स से देना है। और उसमें रिस्ट्रिक्शंस मेनली ये है कि आप कस्टमर को टैक्स पास ऑन नहीं कर सकते अंडर कंपोजिशन स्कीम, और आप आईटीसी भी नहीं ले सकते। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आईटीसी लेने का, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है हम आपसे कोई नॉर्मल रेट से थोड़ी जीएसटी मांग रहे हैं, हम आपसे जैसे 5%, 12%, 18% और 28% से जीएसटी नहीं मांग रहे हैं। हम आपसे जो जीएसटी मांगेंगे वो 1% से मांगेंगे, और रेस्टोरेंट कैटरिंग होगा तो यहाँ पे 2.5, 2.5 यानी 5% से हम ओनली जीएसटी आपसे डिमांड कर रहे हैं। तो हमने रेट कम इसलिए दिया है क्योंकि आप जो है यहाँ पे रिकॉर्ड्स ज़्यादा मेंटेन ना करें, क्योंकि आप ही कह रहे हो कि आपको
दिक्कत जाती है। ये तो कंपोजिशन स्कीम जो है ऑप्शनल है, आप चाहो तो नॉर्मल स्कीम ले सकते हो जहां आप आईटीसी भी ले सकते हो, या फिर बहुत ही स्मॉल परसेंटेज से आप टैक्स दे दीजिएगा जिसमें आईटीसी भी नहीं और आप ये बर्डन पास ऑन भी नहीं करोगे। तो ये 1.5 सीआर तक कंपोजिशन स्कीम दी गई अंडर सेक्शन 10(1) स्पेशली फॉर सप्लायर ऑफ गुड्स और रेस्टोरेंट कैटरिंग। सेकंड, यहां अगर आप स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में हो, ध्यान सुनिएगा, अगर आप स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में हो तो वहां 75 lakhs का कंपोजिशन स्कीम दिया गया है। और 10 to A, आई रिपीट 10 to कैपिटल ए, ये स्कीम स्पेशली 2019 में सर्विस प्रोवाइडर के लिए लाई। और सर्विस प्रोवाइडर जो यहाँ सर्विसेज दे रहे हैं जिसको 10(1) में ये कंपोजिशन लेवी का बेनिफिट नहीं मिलता है, तो उनके लिए 10 to A में 50 लाख तक का कंपोजिशन स्कीम लाया गया जहां आपको 6% से जीएसटी देना है। तो चलिए, अब अगर हम स्टेजेस में देखें तो कुछ टर्नओवर तक आपको थ्रेशोल्ड दिया गया है। मे बी यहाँ मैंने 20 lakhs लिखा है, 10 lakhs भी है और 40 lakhs का भी थ्रेशोल्ड है जो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपको 1.5 सीआर या 50 lakhs आप लिख सकते हो। यहाँ पे एक काम कीजिएगा, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, सॉरी, यहाँ पे आप 10 lakhs, 20 lakhs या 40 lakhs इस तरह से आप लिख सकते हो। और नेक्स्ट यहाँ पे आप 1.5 सीआर, 75 lakhs या 50 lakhs, ये कंपोजिशन स्कीम आपको दी गई है और नॉर्मल स्कीम आपको दी गई है। अगर हम आगे की बात करें तो थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड बेटा यहाँ पे मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर या सर्विस प्रोवाइडर तीनों को भी मिलता है। अब कंपोजिशन स्कीम भी तीनों को है, अंडर 10(1) और 10 to A तीनों के लिए है। और नॉर्मल तो सवाल ही नहीं, नॉर्मल रेट से आपको टैक्स देने हैं। नाउ अब बेटा अगर हम आगे देखें तो टैक्स बेनिफिट, अगर आप थ्रेशोल्ड में हो जहां विदाउट रजिस्ट्रेशन आप जो है सप्लाई कर रहे हो, अलाउड है आपको विदाउट रजिस्ट्रेशन, विदाउट जीएसटी, यहाँ पे टैक्स बेनिफिट क्या है, आपको कोई भी टैक्स देना नहीं है। कंपोजिशन स्कीम बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है और आपको रजिस्ट्रेशन लेके टैक्स भी देना है। और वो जो टैक्स आपको देना है या कंपोजिट रेट जो स्मॉल परसेंटेज 1%, रेस्टोरेंट कैटरिंग 5% और 10 to A की स्कीम में होगा तो 6%, ऐसे रेट्स इन्होंने प्रिस्क्राइब किए हैं। ठीक है, प्रोसीजरल बेनिफिट, प्रोसीजरल बेनिफिट क्या है, अगर आप थ्रेशोल्ड में हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हो तो रजिस्ट्रेशन तो लेना ही पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन, यू आर रजिस्टर्ड पर्सन बट पेमेंट एट कंपोजिट रेट। और अगर आप नॉर्मल स्कीम में हो तो वो केस में रजिस्ट्रेशन तो लेना ही पड़ेगा थ्रेशोल्ड के बाद। आई रिपीट, थ्रेशोल्ड के बाद। यहाँ कंपलसरी का मतलब आफ्टर थ्रेशोल्ड, लिखना होगा तो लिख देना, कंपलसरी का मतलब आफ्टर थ्रेशोल्ड। उसके बाद में जीएसटी इनवॉइस, अगर आप थ्रेशोल्ड में हो तो जीएसटी इनवॉइस देने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हो तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई रिपीट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो है बिल ऑफ सप्लाई। इसको आपने बोल्ड करना, सॉरी, यहां बिल ऑफ सप्लाई, यहां बिल ऑफ सप्लाई आपको देना है। और नॉर्मल स्कीम में आपका होता है टैक्स इनवॉइस। ठीक है, उसके बाद में जीएसटी रिकॉर्ड्स, थ्रेशोल्ड में आपको जीएसटी रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। कंपोजिशन स्कीम में जब अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स हम देखेंगे तो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में उन्होंने कहा है कि कंपोजिशन स्कीम में आपको स्टॉक रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टॉक रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। एज वेल एज आपको जो है यहाँ पे टैक्स पेमेंट के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, डिटेल में इनपुट एंड आउटपुट, स्पेशली फॉर आईटीसी को लेकर। ओके, तो आईटीसी के रिकॉर्ड से रिलेटेड आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा, तो मेनली स्टॉक एज वेल एज आईटीसी। लेकिन जहां तक अगर आप जो है नॉर्मल स्कीम में हो तो नॉर्मल स्कीम में यहाँ पे सभी प्रिस्क्राइब रिकॉर्ड जो सेक्शन 35 में दिए गए हैं वो प्रिस्क्राइब रिकॉर्ड रीड विथ रूल्स आपको मेंटेन करना पड़ेगा, जिसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। आईटीसी, अगर आप थ्रेशोल्ड में हो, थ्रेशोल्ड में हो मतलब आप जीएसटी नहीं दे रहे हो, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। आप कंपोजिशन स्कीम में हो तो ये बहुत बड़ा यहाँ पे ड्रॉबैक है कंपोजिशन स्कीम का कि आपको आईटीसी नहीं देंगे। एज वेल एज आपको जो आप जीएसटी पे कर रहे हो स्मॉल परसेंटेज ऑफ टैक्स है वो पास ऑन करने भी आपको नहीं मिलेगा। मतलब ये कंप्लीटली आपकी आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट मानी जाएगी। यू कैन नॉट गिव अ टैक्स इनवॉइस, इसलिए उन्होंने बिल ऑफ सप्लाई ये वर्ड यूज किया हुआ है दोस्तों। और कंपलसरी स्कीम में तो आईटीसी मिलेगा।
जहां तक हम जीएसटी रिटर्न की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, जहां तक हम जीएसटी रिटर्न की बात करें, तो जब तक आप थ्रेशोल्ड में हो आपको जीएसटी रिटर्न देने की जरूरत नहीं है। लेकिन ओके, यहाँ पे आपको जो रिटर्न देना है कंपोजिशन स्कीम के लिए, वो नॉर्मल रिटर्न भी एनुअली देना है, बहुत इंपॉर्टेंट, नॉर्मल रिटर्न भी आपको एनुअली देना है। और आपको यहाँ जीएसटीआर 9A में एक पूरे फिनेंशियल ईयर का एनुअल रिटर्न वो भी देना है, नॉर्मल रिटर्न एनुअली, और एनुअल रिटर्न भी आपको जीएसटीआर 9 में देना पड़ता है। यहाँ पे आपको पेमेंट क्वार्टरली और स्टेटमेंट देना पड़ता है क्वार्टरली सीएमपी 08 में। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बार फिर से मेरे साथ हो जाए, क्वार्टरली स्टेटमेंट और पेमेंट है, क्वार्टरली स्टेटमेंट और पेमेंट है। और नेक्स्ट बेटा, जहां तक देखा जाए तो रिटर्न ईयरली है। जीएसटीआर 4 ये ईयर होने के बाद आप 30 अप्रैल तक फाइल कर सकते हैं, और 9A के लिए तो 31 दिसंबर है ही। और अगर आप नॉर्मल स्कीम में हो तो आपको जीएसटीआर 1, 2, 3, 3B जो भी है वो मंथली और क्वार्टरली बेसिस, अभी एक नया स्कीम आया है क्यूआरएमपी स्कीम, तो क्यूआरएमपी स्कीम में आपको क्वार्टरली देना है, जिसके बारे में हम रिटर्न चैप्टर में पढ़ेंगे। डन बेटा। तो ये एक बेसिक कंपैरिजन हुआ थ्रेशोल्ड, कंपोजिशन स्कीम और नॉर्मल स्कीम के तहत। ठीक है, अब हम चालू करते हैं डिस्कशन ऑन कंपोजिशन स्कीम। एक बेसिक क्वेश्चन लिया हुआ है, व्हाई यू शुड ऑफर कंपोजिशन स्कीम। एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ओके जरूर ये पढ़ के जाना कंपोजिशन स्कीम के यहाँ पे, व्हाई हु शुड ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। जो आईटीसी के बेनिफिट नहीं लेना चाहता है वो कंपोजिशन स्कीम के लिए जा सकता है। जनरली रिटेलर्स, जो जिसके कस्टमर्स ऐसे हैं बेटा कि जो अल्टीमेट यूजर है, जिसको सामने टैक्स इनवॉइस नहीं देना है और वो अपने आईटीसी के रिकॉर्ड्स भी नहीं मेंटेन करना चाहता है, तो ऐसे केस में वो कंपोजिशन स्कीम में जाए। तो पहला जो यहाँ पे रिटेलर्स है, कस्टमर्स, उनके जो है यहाँ टैक्स इनवॉइस नहीं चाहते हैं, सेपरेट टैक्स नहीं चाहते, आईटीसी जो है वो नहीं लेंगे, तो वो केस में कंपोजिशन स्कीम जो है वो जा सकता है। उनकी सेल्स भी अफेक्ट नहीं होती है बिकॉज ऑफ कंपोजिशन स्कीम। ई कॉमर्स पे जो भी जाना चाहते हैं, जिसके डायरेक्ट कस्टमर से B2C ट्रांजेक्शन है, वो कंपोजिशन स्कीम के लिए उनके वो ना जाए तो अच्छा है। हाँ, बाकी एक मिनट, एक मिनट, हाँ, वो कंपोजिशन स्कीम के लिए जाए तो अच्छा है, रिटेलर्स, जिसको मैंने आपको पॉइंट यहाँ पे कहा है। चलिए, अब नेक्स्ट जो है, अगर हम देखें, अब हम इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे आते हैं और ये एग्जाम्पल से समझना है। पहला, सेक्शन 10 हम स्टार्ट करेंगे, और सेक्शन 10 क्या कहता है, थोड़े वर्डिंग्स में यहाँ पढ़ लेता हूँ और इस वर्डिंग के कुछ पॉइंट्स पे हम डिस्कशन करेंगे। Notwithstanding to anything contrary contained in this act, but subject to section 9(3) and 9(4), a registered person whose aggregate turnover
अब देखिए बेटा बराबर आ रहा है क्या? अब देखिए बेटा बराबर आ रहा है क्या? सही आ रहा है? लैग हो रहा था, सही आ रहा है? अभी अभी बताइए सही आ रहा है क्या? चलिए। हाँ, ऑडिबल हो? क्लियर? क्लियर ऑडिबल हो बेटा? हम्म, चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए वापस से प्रॉब्लम आ रहा था, तो फिर से कनेक्ट होते हैं। सेक्शन 10 क्या कहता है? सेक्शन 10 यह कहता है, नॉट विस्टैंडिंग टू एनीथिंग कॉन्ट्री कंटेन इन दिस एक्ट बट सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 9, a registered person whose aggregate turnover in preceding financial year did not exceed 1.5 crore or 75 lakhs in special category of state except Assam, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir may opt for, ओके आप अंडरलाइन करते जाइए, मे ऑफ फॉर in lieu of tax payable under section 9(1) an amount calculated at such rate as may be prescribed but not exceeding, okay, as may be prescribed but not exceeding, and that rate is given in clause A, clause B and clause C. Now try to understand each and every line of section 10. फर्स्ट वो कहते हैं कि भाई सेक्शन 10 की कंपोजिशन स्कीम, स्पेशली 10(1), अब मैं इसको 10 नहीं कहूँगा, सेक्शन 10(1) कहूँगा। 10(1) की जो कंपोजिशन स्कीम है ये ओवरराइडिंग इफेक्ट रखती है। मतलब अगर किसी को भी जो हमारी शर्तें पूरी करेगा, नीचे बहुत सारी शर्तें दी है, अगर जो भी हमारी शर्तें पूरी करेगा, किसी को भी ये अगर कंपोजिशन स्कीम चाहिए तो वो ले सकता है। इस एक्ट की कोई भी प्रोविजन उसको नहीं रोकेगी और वो अपना टैक्स कंपोजिट रेट से मतलब 1% या 5% से टैक्स दे सकता है। बट सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9(3) एंड 9(4), ख्याल रहे ये कंपोजिशन स्कीम आपके आउटवर्ड सप्लाई पे है, आपके इनवर्ड सप्लाई पे नहीं है। मतलब आपको अगर यहाँ पे टैक्स देना है 1% और 5%, वो आपके आउटवर्ड सप्लाई पे रहेगा, आपके इनवर्ड सप्लाई मतलब अगर कोई रिवर्स चार्ज में लाइबिलिटी आती है, लेट्स टेक एग्जांपल, मैं कंपोजिशन डीलर हूं और मैं कंपोजिशन डीलर हूं यहाँ पे और मैं अपना आउटवर्ड सप्लाई जो है कंपोजिशन स्कीम में ले रहा हूं और मैंने एक लॉयर की सर्विस ले ली या फिर स्पॉन्सरशिप सर्विस ले ली या जीटीए की सर्विस ली जहां रेट जो है 18% या 5% होगा, तो जो भी नॉर्मल रेट होगा रिवर्स चार्ज में मुझे उसका टैक्स नॉर्मल रेट से ही देना पड़ेगा, मैं वहां पे कंपोजिट रेट अप्लाई नहीं कर सकता हूं। ये सेकंड लाइन का मतलब है। थर्ड, ये कंपोजिशन स्कीम जो है, ये पॉइंट को अंडरलाइन करना, रजिस्टर्ड पर्सन को ही मिलेगी। मतलब अगर यहाँ पे आफ्टर थ्रेशोल्ड, ध्यान सुनिएगा, आफ्टर थ्रेशोल्ड हो या आप वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लेते हो, वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन में भी कंपोजिशन स्कीम मिलती है, तो यहाँ रजिस्टर्ड पर्सन आपको रजिस्ट्रेशन जीएसटी में लेना जरूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो कंपोजिशन स्कीम का बेसिक क्राइटेरिया रहेगा वो एग्रीगेट टर्नओवर रहेगा। एग्रीगेट टर्नओवर मतलब ऑल टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, एक्सपोर्ट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई, ऑल ओवर इंडिया बेसिस, मतलब पूरे इंडिया का आपका एग्रीगेट टर्नओवर प्रेसिडिंग फिनेंशियल ईयर में बिलो 1.5 सीआर या डॉट 1.5 सीआर होगा तो आपको कंपोजिशन स्कीम मिलेगी करंट फाइनेंशियल ईयर में। एक बार फिर से रिपीट कर दो, आपको ये चेक करना है कि करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपोजिशन स्कीम मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इसके लिए बेस रखा गया है एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर। और ये आपको कंपोजिशन स्कीम अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो 1 अप्रैल से ही लागू करनी पड़ेगी और उसके पहले ही आपको इंटीमेट करना पड़ेगा कि आप कंपोजिशन स्कीम ले रहे हो। तो नाउ सेकंड जो है बेटा, हाँ 1 अप्रैल से ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। लेकिन पॉइंट नंबर 2,
यहाँ पे सर ये बताइए, किसी ने रजिस्ट्रेशन ही यहाँ पे नवंबर में लिया, दिसंबर में लिया, तो फिर ठीक है। रजिस्ट्रेशन लेते वक्त लेट्स टेक एग्जांपल, आपका आप नवंबर तक थ्रेशोल्ड में थे और नवंबर में आपने रजिस्ट्रेशन लिया, तो रजिस्ट्रेशन में एक ऑप्शन होता है कि इंटीमेशन ऑफ कंपोजिशन स्कीम का, कि यू आर गोइंग टू ऑफर कंपोजिशन स्कीम, यस कर देना। तो आप जिस जिस दिन से आपकी आरसी आएगी उस दिन से कंपोजिशन स्कीम लागू हो जाएगी और आप कंपोजिट रेट से टैक्स पे कर सकते हो। ठीक है, तो अब बेस लेना पड़ेगा प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर। स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट होगा तो वहां पे 1.5 करोड़ नहीं, वहां पे 75 लाख ही रखा गया है। तो स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट की जो लिस्ट है वो पूरी आपको याद रखनी पड़ेगी, या फिर आपको फ्रीक्वेंट रिवीजन में तो भी रखना पड़ेगा, जिसका एक मेमोरी टेक्निक आप जरूर बना लेना। उसके बाद में 3 ऐसे स्टेट है जो स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट होने के बाद भी अपने लोगों को 1.5 करोड़ तक ये टैक्स पे करने का ऑप्शन दे रहे हैं, स्पेशली जो रिटेलर्स है या जो यहाँ पे टैक्स इनवॉइस नहीं देना चाहते हैं और आईटीसी के रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करना चाहते हैं। कौन से 3 ऐसे स्टेट है जो आपको कोई भी हालत में याद रखने हैं? पहला, आसाम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर, इन्होंने अपने यहाँ कंपोजिशन स्कीम 1.5 करोड़ की रखी है, 75 लाख की नहीं। नेक्स्ट यहां पे वर्ड कहा है मे अप टू पे टैक्स, मतलब ये कंपोजिशन स्कीम कंपलसरी नहीं है दोस्तों, ये कंपोजिशन स्कीम आपके लिए ऑप्शनल है, ऑप्शनल है। आप चाहो तो नॉर्मल स्कीम से भी टैक्स दे सकते हो, जहां आईटीसी का बहुत बड़ा बेनिफिट है। लेकिन अगर या और दूसरा बेनिफिट आपको ये कह दूं, अगर नॉर्मल स्कीम में कि आप सामने वाले को टैक्स इनवॉइस भी दे सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं चाहते हो, सुनो ध्यान से, आप नहीं चाहते हो तो आप कंपोजिशन स्कीम में भी जा सकते हो। नेक्स्ट ये कहा गया है कि 9(1) का टैक्स नहीं दोगे। सर एक बात बताओ कि ये 9(1) का टैक्स क्या है? तो 9(1) का टैक्स है जो नॉर्मल रेट 5%, 12%, 18% और 28%, वो टैक्स न देते हुए आप, हम नीचे जो रेट प्रिस्क्राइब करेंगे उस रेट से आपको टैक्स देना पड़ेगा। सर ये बताओ, अगर मेरा गुड्स वैसे ही 5% में तो भी मुझे कंपोजिशन स्कीम का यही रेट लगेगा? एक पॉइंट आपने याद रखना, आप नॉर्मल में कोई भी रेट में हो, 28 में हो, 18 में हो, 12 या 5 में, कोई भी रेट में हो, अगर आपने कंपोजिशन स्कीम ली तो सबको यही रेट लागू रहेगा। इसलिए सबसे ज्यादा फायदा 28% वाले का होता है। अगर उसका गुड्स 28% में है तो भी उसको यही रेट होता है कंपोजिशन स्कीम में, और अगर आपका गुड्स 5% में है तो भी यही रेट होता है कंपोजिशन स्कीम में। ओके, तो यहां आपको ऐसा बाइफर्गेशन करके नहीं दिया है। चलिए, तो रेट क्या है? रेट तो सर आपने 0.5% लिखा हुआ है, हाँ मैंने 0.5% लिखा हुआ है, पर मैं CGST एक्ट पढ़ा रहा हूँ, सेम 0.5% SGST एक्ट में है, इसलिए यहाँ पे जहाँ हाफ लिखा है उसका डबल कर देना, यानी 1%। जहाँ 2.5 लिखा है वहाँ 5% कर देना आपने। तो ये रेट को थोड़ा मैं अच्छे से आपको डिफाइन करता हूँ इस टेबल में। नीचे जो एक टेबल दिया गया है, इस टेबल में आपको समझने में आसानी होगी। ये जो 3 रेट दिए गए हैं यहाँ पे, पहला रेट है बेटा मैन्युफैक्चरर के लिए, अंडरलाइन करना, पहला जो रेट दिया गया है ये मैन्युफैक्चर के लिए दिया गया है। मैन्युफैक्चरर जो गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं अदर देन नोटिफाइड मैन्युफैक्चरर, आगे बताऊंगा, कुछ मैन्युफैक्चरर्स को कंपोजिशन स्कीम बिल्कुल भी नहीं मिलती है, जैसे उन्होंने एग्जांपल लिया टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट्स, एरिएटेड वाटर, उसके बाद में आइसक्रीम, उसके बाद में एडिबल आइस वगैरह जो है, इनको कंपोजिशन स्कीम नहीं दी है, उन्हें उनको 1-1 रुपए के सप्लाई से यहाँ पे जीएसटी देना पड़ेगा। बाकी सब मैन्युफैक्चरर को जो गुड्स का सप्लाई करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड मैं रिपीट करना चाहूंगा, जो गुड्स का सप्लाई करते हैं, ओके, उनको ये कंपोजिशन स्कीम दी गई है। और CGST रेट 0.5%, SGST रेट 0.5%, यानी टोटल कंपोजिशन स्कीम रेट 1%। सर ये बताइए, अगर मैंने इंटरस्टेट सप्लाई किया तो IGST भी 1% से कंपोजिशन स्कीम मिलेगी क्या? नहीं बेटा, आगे मैं सेक्शन 10(2) आपको समझाऊंगा, और सेक्शन 10(2) में क्लियर कहा है कि अगर आपने इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज कर दिया तो आपको बिल्कुल भी कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलती है। इसलिए कभी भी ये वर्ड नहीं आ सकता है कि कंपोजिशन स्कीम में IGST का रेट, ओके, कभी भी ये वर्ड नहीं आ सकता है कि यहाँ पे IGST का रेट कंपोजिशन स्कीम में 1% होगा, ऐसा नहीं आ सकता है, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम ओनली इंट्रास्टेट सप्लाई के लिए मिलती है, इंटरस्टेट सप्लाई के लिए नहीं मिलती है। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ जो रेट रहेगा वो 1% ऑफ टर्न और इन स्टेट रहेगा।
इसके बारे में हम बात करेंगे। सिर्फ अभी ध्यान रखना कि 1% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट रहेगा कंपोजिशन स्कीम का रेट। सेकंड बेटा, इन्होंने ये कहा है कि जो शेड्यूल 2 पैरा 6 में आते हैं, अब शेड्यूल 2 पैरा 6 क्लॉज बी में, ध्यान रहे क्लॉज बी शेड्यूल 2 पैरा 6 में आते हैं, तो यहाँ पे इन सिंपल वर्ड रेस्टोरेंट, कैटरिंग या ऐसा कोई भी अदर सर्विस जिसमें फूड या ड्रिंक दिया जा रहा है, फिर वो मेस हो, वो ईटिंग जॉइंट्स हो, या कोई भी ऐसा सर्विस जिसमें यहाँ पे फूड या ड्रिंक दिया जा रहा है, वो भी इसमें कवर हो जाएगा दोस्तों। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2.5 यानी 5%, और ये 5% टर्नओवर इन स्टेट। चलो बात निकली है तो मैं आपको एक बात यहीं बता दूं सो दैट आपका कंफ्यूजन यहीं क्लियर हो जाता है। ओके, वो क्या? देखो, समझने की कोशिश करना। और वो क्या बताता हूं कि रेस्टोरेंट और कैटरिंग के लिए, सुनो बात को, रेस्टोरेंट कैटरिंग के लिए नॉर्मल रेट भी 5% है और कंपोजिशन स्कीम का भी रेट 5% है। नॉर्मल रेट भी 5% है और कंपोजिशन स्कीम का रेट भी 5% है। सर, जब दोनों रेट 5% है तो फिर लोग कंपोजिशन स्कीम क्यों लेंगे, नॉर्मल स्कीम ले लेंगे, या फिर नॉर्मल क्यों कंपोजिशन स्कीम ले लेंगे? जैसे मैं बताता हूँ क्यों। बॉस, रेस्टोरेंट कैटरिंग के लिए गवर्नमेंट ने कहा चलो हम आपको नॉर्मल रेट भी 5% देते हैं पर विदाउट आईटीसी, क्योंकि आप जब जीएसटी टैरिफ देखोगे, जीएसटी टैरिफ मतलब जहां हर गुड्स और सर्विसेज के रेट प्रिस्क्राइब किए गए हैं, ये जो नोटिफिकेशन आप अगर देखोगे तो ये नोटिफिकेशन में रेस्टोरेंट और कैटरिंग के लिए दो रेट दिए हैं, एक 18% विथ आईटीसी टैरिफ में, हाँ टैरिफ में, मैं कंपोजिशन स्कीम की बात नहीं कर रहा हूँ, टैरिफ में दो रेट दिए। ऐसी बहुत सारी सर्विसेज है जिसके लिए दो रेट है। सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आपको याद होगा तो जीटीए, जीटीए के लिए दो रेट है, 12 और 5, 12 और 5। तो टैरिफ बनाते वक्त उन्होंने ऐसा किया हुआ है कि 12 विथ आईटीसी, विदाउट आईटीसी, ऐसे एक एक सर्विसेज के लिए दो दो रेट दिए हैं। वैसे रेस्टोरेंट और कैटरिंग के लिए भी उन्होंने टैरिफ में दो रेट दिए हैं, एक नॉर्मल 18% और अगर आप आईटीसी नहीं लेते हो तो 5%। चलिए एक सेकंड के लिए मानते हैं कि आप रेस्टोरेंट कैटरिंग सर्विस नहीं लेना, कंपोजिशन स्कीम नहीं ले रहे हो, उसके लिए जो 10(1) में दी गई है, आप नॉर्मल रेट से जा रहे हो और नॉर्मल में आप नॉर्मल में टैरिफ के हिसाब से 5% ले रहे होगे तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन आप ये 5% बर्डन किसी और को पास ऑन करते हो, कर सकते हो। इसलिए बहुत सी बार स्टूडेंट मुझे व्हाट्सअप करते हैं कि सर यहाँ पे हमें 5% का एक रेस्टोरेंट वाले ने बिल लगा के दिया है, वो नॉर्मल स्कीम में दिया हुआ है बेटा, वो भी आईटीसी नहीं ले रहा है पर वो बर्डन पास ऑन कर सकता है। अगर वही रेस्टोरेंट कैटरिंग वाला कंपोजिशन स्कीम लेता है तो कंपोजिशन स्कीम में भी उसको 5% रेट है। और यहाँ सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, यहाँ सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि यहाँ वो 5% का बर्डन पास ऑन नहीं कर सकता। तो फिर सर उसके लिए तो नॉर्मल स्कीम ही ज़्यादा बेटर है, कंपोजिशन स्कीम में कोई यहाँ पे बेनिफिट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम दोनों को कंपैरिजन करें, सुनो, नॉर्मल और कंपोजिशन रेट दोनों में 5% का ऑप्शन है, दोनों में विदाउट आईटीसी है, क्योंकि यहाँ पे भी आईटीसी नहीं मिलता है। लेकिन नॉर्मल में वो एटलीस्ट कस्टमर को पास ऑन कर सकता है, लेकिन कंपोजिशन स्कीम में, ओके, कंपोजिशन स्कीम में जो है बेटा, यहाँ पे वो बर्डन पास ऑन नहीं कर सकता है। इसलिए रेस्टोरेंट कैटरिंग वालों को कंपोजिशन स्कीम अब कोई फायदेमंद नहीं रही है। हाँ, लेकिन अगर जिसको कोई कंप्लायंसेस मंथली या क्वार्टरली नहीं करना है, ईयरली करना है, बस कंप्लायंस के एंगल से कंपोजिशन स्कीम फायदेमंद रही है कि जिसको ईयरली कंप्लायंस करना है, ओके, वो कंपोजिशन स्कीम ले सकता है। पर मुझे नहीं लगता है अगर आपको ऑप्शन दे दिया जाए बर्डन पास ऑन करने का तो फिर आप नॉर्मल स्कीम में जाओगे। और इंडिया के 99% रेस्टोरेंट और कैटरिंग वालों ने 5% नॉर्मल स्कीम वाला लिया है रेदर देन कंपोजिशन स्कीम। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग हियर। सो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अदर सप्लायर, अदर सप्लायर जैसे मैन्युफैक्चर हो गया, सर्विस में रेस्टोरेंट कैटरिंग हो गई, और तीसरा है अदर सप्लायर, नॉर्मली ट्रेडर नॉट इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चर, ऐसे ट्रेडर नॉट इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चर। अब मैं आपको कह दूं, अगर आप 10(1) की स्कीम में हो, सुनो, 10(1) की स्कीम में हो, जिसको 10(1) और कंडीशन ऑफ 10(2) लगता है, अगर 10(1) की स्कीम में हो तो ये 10(1) की स्कीम्स मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर को ध्यान में रखते हुए जो सब गुड सप्लाई करते हैं उसके हिसाब से बनाई गई है। इसमें ओनली एक ही सर्विस प्रोवाइडर है और वो है रेस्टोरेंट और कैटरिंग। क्यों? क्योंकि आगे 10(2) में ये लिखा हुआ है
कि आप सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते, आई रिपीट, आप सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते अगर 10(1) की स्कीम चाहिए, एक्सेप्ट रेस्टोरेंट कैटरिंग, और कुछ मार्जिनल स्कीम दी है, वो दो छोड़ के आप दूसरी कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते। इसलिए अगर मैं बात क्लॉज सी की करूं, अगर सी की क्लॉज करूं, तो यहाँ पे जो अदर सप्लायर कहा गया है, वो अदर सप्लायर मतलब नॉर्मली ट्रेडर होगा, उसमें सर्विस प्रोवाइडर नहीं आएगा, क्योंकि 10(2) ने ब्लॉक करके रखा है कि ये रेस्टोरेंट कैटरिंग छोड़ के और मार्जिनल सर्विस, मैं आगे पढ़ा होगा मार्जिनल सर्विस यानी क्या, मार्जिनल सर्विस छोड़ के बेटा दूसरा कोई इसमें कवर हो नहीं सकता सर्विस प्रोवाइडर, इसलिए हम ये ट्रेडर को कंसिडर करके चलेंगे। आप ओनली ट्रेडर हो तो उसको भी 1% स्कीम दिया गया है। और ख्याल रहे यहां थोड़ा वर्डिंग्स का डिफरेंस है, ये हाईलाइट करना। ओके, यहाँ वर्डिंग्स का डिफरेंस है, और वो क्या डिफरेंस है वर्डिंग का? ओके, तो मैं आपको ये बता दूं कि मैन्युफैक्चरर को 1% टर्नओवर इन स्टेट दिया गया है, रेस्टोरेंट कैटरिंग को 5% टर्नओवर इन स्टेट दिया गया है, और यहाँ पे ट्रेडर को 1% टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द स्टेट कहा गया है। अच्छा, टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन द स्टेट, इसका एक थोड़ा सा अलग मीनिंग आता है, जिसके बारे में हम डेफिनेटली आगे बात करेंगे। सिर्फ आपका ध्यान लाना चाहूंगा, टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आप 10(2)(a) एक बार फिर से देखो, ये 2 और ब्रैकेट में स्मॉल a नहीं है, ये 10(2)(a) है, यानी सबसेक्शन 2 का ही पार्ट है। तो 10(2)(a) में जो स्कीम लाई गई वो स्पेशली सर्विस प्रोवाइडर को ध्यान में रखते हुए लाई गई, जिसको 10(1) में यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलती है। तो उनको जो रेट रखा हुआ है बेटा, उनको रेट 6% रखा हुआ है, और 6% ऑफ टर्नओवर ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन सिंपल वर्ड आप टर्नओवर इन स्टेट भी इसको कह सकते हो। तो ये जो था कंपोजिशन स्कीम में यहाँ पे डिस्कशन हमने किया है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ और डिस्कस करना चाहूंगा आगे बढ़ने के पहले, ठीक है? चलो, तो अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, जस्ट अ मिनट बेटा। हाँ, पहले तो मैं आपको दोनों स्कीम का डिफरेंस बता देता हूँ। ओके, यहाँ पे डिफरेंस अंडर सेक्शन 10(1) और 10(2). अब देखो 10(2)(a) दो स्कीम है, सेक्शन 10(1) की कंपोजिशन स्कीम और 10(2)(a) की कंपोजिशन स्कीम। सेक्शन 10(1) की कंपोजिशन स्कीम स्पेशली मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और रेस्टोरेंट कैटरिंग, इसको प्रीडोमिनेंटली सप्लाई ऑफ गुड्स को ध्यान में रखते हुए दी गई है। साथ साथ में आप कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, जिसकी लिमिट उन्होंने दी है 10% या 5 लाख, विच एवर इज हायर, साथ साथ में आप दे सकते हो। तो इनको 3 लोगों को ध्यान में रखते हुए ये स्कीम दिया है। ये आपको यहाँ पे ये डिफरेंस जो है, आप बाद में ये स्क्रीन को पॉज करके लिख सकते हो। मैं ये कहना चाहूँगा, मैं 2 मिनट के लिए आपको यहाँ पे टाइम दूंगा कि जिसमें आप स्क्रीन कैप्चर ले लेना और डिफरेंस लिख लेना, अगर पर एग्जाम में नहीं आएगा, सिर्फ समझने के हिसाब से। 10(2)(a) की स्कीम, अब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कह दूं कि 10(2)(a) की स्कीम सर्विस प्रोवाइडर को ध्यान में रखते हुए दी है, पर बहुत सी बार जो है ओके, आप सर्विस प्रोवाइडर भी हो और गुड्स भी ट्रेड करते हो, तो उनको भी 10(2)(a) में स्कीम मिलती है। जैसे आपका जो है यहाँ पे फैन, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो है बेचने का शॉप है, साथ साथ में आप इरेक्शन इंस्टॉलेशन सर्विस भी दे रहे हो आपके फैन की या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट की, तो आप मेनली ट्रेडर हो या आप सर्विस प्रोवाइडर हो और साथ साथ में गुड्स भी ट्रेड करते हो, तो वो सिचुएशन में 10(2)(a) के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। पर 10(2)(a) के एनालिसिस हम थोड़ा आगे करेंगे कि वो कब कब आपको ये कंपोजिशन स्कीम मिलेगी 10(2)(a) की, क्योंकि उसमें एक ही लाइन उन्होंने कही है कि जो 10(1) में एलिजिबल नहीं है, ध्यान सुनना, जो 10(1) में एलिजिबल नहीं है वो 10(2)(a) में ये स्कीम ले सकता है। तो इस पर एनालिसिस बाद में होगा कि कौन 10(1) में एलिजिबल नहीं है, हम बाद में करेंगे। नाउ दूसरा डिफरेंस ये स्कीम में क्या है, यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 1.5 सीआर, मतलब 1.5 करोड़ तक आप सिर्फ 1% में टैक्स दे सकते हो। बड़ा स्कीम है, यानी 1.5 करोड़ टर्नओवर छोटा नहीं है, जब तक आप 1.5 करोड़ तक क्रॉस नहीं होते हो, और 75 लाख आप इसमें ऐड कर सकते हो, और वो है 75 लाख, ये ऐड कर सकते हो, तो ये जो है तब तक आपको कंपोजिशन रेट में टैक्स पे करने मिलेगा। लेकिन
अगर आप 10(2)A में जाते हो और वो स्कीम इधर लेते हो तो यहाँ पे मात्र 50 लाख है, 50 लाख तक ही आप ये कंपोजिशन स्कीम ले पाओगे। उसके बाद में कंपोजिट रेट की अगर हम बात करें तो कंपोजिट रेट यहाँ पे मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर को 1% दिया है और रेस्टोरेंट कैटरिंग को 5% दिया है, जबकि 10(2)A स्कीम में यहाँ पे 6% रेट दिया गया है। नाउ नेक्स्ट, यहाँ स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट के लिए 75 लाख है, एक्सेप्ट आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन 10(2)A स्कीम में ऐसा कोई बाइफर्गेशन नहीं किया गया जो प्रीडोमिनेंटली सर्विस प्रोवाइडर के लिए है, और वहां पे आप नॉर्मल स्टेट में हो या स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में हो, दोनों के लिए, सुनो, दोनों के लिए यहाँ 50 लाख की ही लिमिट दी गई है। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के स्कीम में। चलिए, अब बेटा यहां मैं एक डिस्कशन और करना चाहूंगा। हाँ, ये एक टेबल लेता हूं और ये टेबल से मैं एक कंसेप्ट, ये टेबल कोई काम का नहीं है, मैं बाद में आपको ऊपर का डिफरेंस के लिए टाइम दूंगा स्क्रीनशॉट लेने के लिए, लेकिन अब ये टेबल मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ। और ये टेबल जो है क्या है, एक बेसिक फंडा बताता है जिससे आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पहला क्या, मैंने यहाँ पे फिनेंशियल ईयर लिया है 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23। चलो फटाफट देख लेते हैं। मेरा 18, 19 फर्स्ट ईयर है जब मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, समझ लो 18, 19 में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया इन बिटवीन द फिनेंशियल ईयर, ठीक है। और मेरा थ्रेशोल्ड खत्म हुआ, हो सकता है मेरा थ्रेशोल्ड अगस्त में खत्म हो गया, समझ लो। थ्रेशोल्ड खत्म होते ही मैं रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करूंगा। अब रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते वक्त मैंने अब रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में इंटीमेट कर दिया कि हाँ मैं कंपोजिशन स्कीम लेना चाहता हूँ, जो डायरेक्ट इंटीमेशन होती है, सेपरेट इंटीमेशन देने की जरूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन REG 01 में ही दिया जाता है। तो आपने 18-19 में आपका जो पहला साल था, थ्रेशोल्ड आपने क्रॉस कर दिया और रजिस्ट्रेशन के लिए आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या पहले साल कंपोजिशन स्कीम मिलेगी? सेक्शन 10(1) के हिसाब से आपको बस इतना देखना है कि एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अगर 1.5 CR नहीं क्रॉस होता है तो आपको कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी। तो ऐसे केस में मेरा एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 0 था, क्योंकि तब बिजनेस ही नहीं था, तो मुझे करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी। लेट्स टेक एग्जांपल, एग्जांपल को ध्यान से सुनना। मेरा टोटल टर्नओवर 18-19 का 80 लाख था, जिसमें से 20 लाख मेरा थ्रेशोल्ड था क्योंकि मैंने रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड के बाद लिया, बचा मेरा 60 लाख। 60 लाख है तो मुझे कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी। यस, तो मेरी टर्नओवर अंडर कंपोजिशन स्कीम जो होगा, टर्नओवर अंडर कंपोजिशन स्कीम अगर आप देखते हो तो ये मेरा यहाँ पे 60 लाख होगा, और यहाँ मैं 1% से अगर टैक्स दूं, अगर आप देख रहे हो तो मैं 1% से अगर टैक्स दूं तो 0.6 लाख मेरा टैक्स हो जाएगा, और ये कंपोजिशन स्कीम में 0.6 लाख टैक्स हो जाएगा। नॉर्मल स्कीम में मुझे कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, वैसे नॉर्मल स्कीम का रेट मेरा 12% है, मैं कंपोजिशन स्कीम में ही था। चलिए, उसके बाद मैं 1920 पे आता हूँ, और 1920 पे ओके नेक्स्ट ईयर में 200 लाख यानी 2 करोड़ का मेरा टर्नओवर हो गया। ओके, क्या अब मुझे थ्रेशोल्ड मिलेगा? नहीं, क्योंकि लॉ ये कहता है कि वंस यू रजिस्टर्ड, आपने 18-19 में रजिस्ट्रेशन ले लिया था, वंस यू रजिस्टर्ड यू बिकम अ टैक्सेबल पर्सन। थ्रेशोल्ड कोई बेसिक एग्जम्पशन नहीं है, वो रजिस्ट्रेशन लिमिट है। आप रजिस्ट्रेशन ले चुके हो, अगर रजिस्ट्रेशन ले चुके हो तो वो सिचुएशन में यहां पे आपको कोई थ्रेशोल्ड मिलेगा नहीं। अब 200 लाख है, अब मेरा करंट ईयर 1920 हो गया, ध्यान सुनना, मेरा करंट ईयर 1920 हो गया, और प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर मेरा जो था 18-19 था। क्या अब मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि मुझे करंट ईयर 1920 में कंपोजिशन स्कीम मिलेगी क्या? तो आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि मेरा एग्रीगेट टर्नओवर और प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 80 लाख था, मतलब 1.5 करोड़ से नीचे था, तो मुझे कंपोजिशन स्कीम मिलेगी। इससे मैं क्या समझा? इससे मैं ये समझा कि आपको जब भी करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम लेनी है, आपको करंट ईयर का टर्नओवर नहीं देखना है, आपको जो टर्नओवर देखना है वो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का देखना है। और प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर मेरा जो है यहाँ पे 80 लाख से दोस्तों, तो यस मुझे कंपोजिशन स्कीम मिलेगी। अब करंट ईयर में मुझे कंपोजिशन स्कीम कितनी मिलेगी? तो 1.5 करोड़, यानी पहले 1.5 करोड़ तक आप जो है कंपोजिट रेट यानी 1% से टैक्स दोगे, बिल ऑफ सप्लाई दोगे, आप बर्डन पास ऑन नहीं करोगे, और वो 1.5 करोड़ तक आप ITC भी नहीं लोगे। तो मैं 1.5 करोड़ तक
1% से टैक्स दूंगा, तो मेरा टर्नओवर अंडर कंपोजिशन स्कीम कितना हुआ? तो मेरा टर्नओवर अंडर कंपोजिशन स्कीम 1.5 करोड़ हुआ, जिसका मैं 1% ही टैक्स दूंगा, दैट इज 5 लाख। अब ऊपर का जो मेरा टर्न होता है, क्योंकि मेरी कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ हो जाएगी, और जैसी मेरी कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ हो जाएगी तो आगे मुझे टैक्स जो है कि नॉर्मल स्कीम में लेना पड़ेगा, जिसका इंटीमेशन मुझे विड्रॉल इंटीमेशन देनी पड़ती है कि भाई मैंने 1.5 करोड़ खत्म कर दिया है, और 1.5 करोड़ खत्म होने के बाद ही आप नॉर्मल में आओगे, तो आपको उसकी विड्रॉल इंटीमेशन देनी पड़ती है, और विड्रॉल इंटीमेशन देने के बाद बाकी बचा हुआ 50 लाख पे आप नॉर्मल स्कीम में टैक्स दोगे, जो 12% से टैक्स होगा। और नो डाउट जिस दिन भी आपकी कंपोजिशन स्कीम सीज हो जाएगी सेक्शन 18 के हिसाब से, अगर आपको सेक्शन 18(1) क्लॉज बी और क्लॉज सी याद होगा, तो ये 18 के हिसाब से आप स्टॉक का आईटीसी ले सकते हो, कैपिटल गुड्स का भी आईटीसी विड्रॉल के दिन कैपिटल गुड्स का भी आईटीसी ले सकते हो, ओके 5% पर क्वार्टर को रिड्यूस करके, जो सेक्शन 18 में आईटीसी चैप्टर में हम आगे देखेंगे। और साथ साथ में इसके आगे आपने जो भी गुड्स खरीदा या आपने जो भी सर्विसेज या कैपिटल गुड्स खरीदा, उसका भी क्रेडिट ले सकते हो जब आपकी स्कीम विड्रॉ हो जाएगी। चलिए, तो ये नॉर्मल स्कीम में आपने टैक्स दिया और ये कंपोजिशन स्कीम में टैक्स दिया। अब नेक्स्ट ईयर ले लेते हैं। नेक्स्ट ईयर मेरा टर्नओवर 1 रुपया हुआ बॉस, इससे ज्यादा मेरा टर्नओवर हुआ ही नहीं, बस 1 रुपया, मात्र 1 रुपया टर्नओवर हुआ। ओके, क्योंकि कोविड था, सब कुछ बंद था, ओके, इसलिए टर्नओवर 1 रुपया ही हुआ। तो क्या मुझे कंपोजिशन स्कीम मिलेगी? आंसर इज नो। अरे सर 1 रुपया और नहीं, आपको कोई कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। अरे सर बट शट, नो बट शट, ओनली कट टू कट। तो ऐसे केस में जहां तक देखा जाए क्यों नहीं मिलेगी कंपोजिशन स्कीम? क्योंकि मेरा एग्रीगेट टर्नओवर जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का है वो 1.5 करोड़ के ऊपर है, और कंपोजिशन स्कीम करंट ईयर में मिलना है या नहीं मिलना है, ये एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर पे होता है। तो आपका 1.5 करोड़ से आप ज्यादा है, तो वो सिचुएशन में यहाँ पे आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी, और आपको वो 1 रुपए पे नॉर्मल रेट से, यानी आपको 12% से टैक्स देना पड़ेगा, और 12 पैसा ओके देना पड़ेगा। नहीं दिया तो आपको पेनल्टी लग जाएगी, 12 पैसा इंटरेस्ट लग जाएगा। तो एक काम करना, वो 1 रुपया जो है ऑफिसर के हाथ में दे के आना, तुझे जो करना है कर ले भाई, ओके, तो जो भी है यहाँ पे। नेक्स्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो क्या, अब नेक्स्ट ईयर में मेरा टर्नओवर जो है 150 लाख हो गया। ओके, तो अब एक सवाल स्टूडेंट का आता है कि सर अब तो मेरे को मैंने तो एक 1920 में 200 लाख क्रॉस कर दिया था, इसलिए मैं कंपोजिशन स्कीम के बाहर चले गया, नहीं मिली मुझे कंपोजिशन स्कीम, तो अब मैं लाइफ टाइम कंपोजिशन स्कीम के बाहर रहूंगा क्या? नहीं, आपको जब भी कोई करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपोजिशन स्कीम लेनी है, तो आपको प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, जैसे थ्रेशोल्ड और कंपोजिशन स्कीम में क्या डिफरेंस है, ध्यान सुनेगा। थ्रेशोल्ड और कंपोजिशन स्कीम में क्या डिफरेंस है? थ्रेशोल्ड में ऐसा है कि वंस यू रजिस्टर्ड, तो जब तक आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा तब तक आप टैक्सेबल पर्सन है और जीएसटी देना पड़ेगा। मतलब अब आपको 20 लाख के बेनिफिट कभी नहीं मिलेंगे जब तक आपके पास रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हो गया है। पर कंपोजिशन स्कीम में ऐसा नहीं है। कंपोजिशन स्कीम में जब भी करंट फाइनेंशियल ईयर में आपको कंपोजिशन स्कीम चाहिए, आपको एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर देखना है, और एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अगर 1.5 करोड़ से नीचे होगा, या 75 लाख या 50 लाख से नीचे होगा, तो आपको फिर से कंपोजिशन स्कीम बहाल कर दी जाएगी, फिर से आपको कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी दोस्तों। और यहां पे आपको कंपोजिशन स्कीम जो है वो 150 लाख का मिल जाएगा। 150 लाख तक आप बड़े स्मॉल परसेंटेज से टैक्स दोगे, वाह मजा आ गया। ओके, यहां पे स्पेशली वो लोग जो रिटेलर है, जो टैक्स इनवॉइस नहीं देना चाहते हैं, उनको तो मजा ही मजा है, स्मॉल परसेंटेज से टैक्स दे दो। ओके, और बाकी बचा हुआ जो है अगर कुछ होगा तो नॉर्मल रेट से। लास्ट पॉइंट, ओके, यहां पे 22-23 में आपका टर्नओवर 180 लाख है, क्या इसे कंपोजिशन स्कीम मिलेगी? तो हम देखेंगे प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे 150 लाख है बेटा। तो अब बहुत से स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, वर्ड है डज नॉट एक्सीड्स 150 लाख, मतलब ये है कि डॉट 150 लाख होगा तो भी आपको कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी, एग्रीगेट टर्नओवर। और ख्याल रहे, और एग्रीगेट टर्नओवर आपको पूरे एरिया का लेना है। आई होप यू अंडरस्टूड। हाँ, कंपोजिशन स्कीम में गेस की तरह है। ओके, बिल्कुल सही कहा आपने, गेस की तरह कभी भी आ सकते हैं और कभी भी जा सकते हैं, ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन कंपोजिशन स्कीम में नहीं है। ओके, अब एक एग्जांपल आपको स्क्रीन के सामने लेना चाहूंगा जो समझने में आपको आसानी होगी, और वो क्या, यहाँ पे देखिए, समझ लो मेरा एग्रीगेट टर्नओवर जो है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ले लेते हैं और करंट फाइनेंशियल ईयर ले लेते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर जो है मेरा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का 1.5 करोड़ के नीचे था। अज्यूम करो कि मैं रजिस्टर्ड पर्सन था, सुनना, मैं रजिस्टर्ड पर्सन पहले से था, और एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का मेरा 1.5 करोड़ से कम था।
तो आसाम हिमाचल प्रदेश होगा तो भी 1.5 करोड़, लेकिन स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में अदर स्टेट हो गए तो 75 लाख। ये 3 लिमिट आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि मैंने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर ली और मुझे कंपोजिशन स्कीम 1 अप्रैल से ही यहाँ पे लेनी पड़ेगी। एक पॉइंट मुझे याद आया जो मैं आपको बता देना चाहूँगा, आप कंपोजिशन स्कीम जाओगे 1 अप्रैल से ही, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो 1 अप्रैल से ही जाओगे। हाँ, कंपोजिशन स्कीम के बाहर आप कभी भी निकल सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ओके, समझ लो मुझे 2 महीने बाद ही कंपोजिशन स्कीम से बाहर निकलना है क्योंकि मुझे क्रेडिट लेना है, बाहर कभी भी निकल सकते हो। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा हूं, अगर आपने 1 अप्रैल से कंपोजिशन स्कीम फॉलो ही नहीं की, यानी आपने पहले कुछ ट्रांजेक्शन नॉर्मल टैक्स से कर दिए और वापस आप कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हो, वो नहीं जा सकते हो, फिर आपको अगले साल का वेट करना पड़ेगा। मतलब क्या, कंपोजिशन स्कीम में जाने के बाद निकल कभी भी सकते हो। कंपोजिशन में जाने से, एक बार मेरे साथ, ओके, ये स्टेप डांस की, कंपोजिशन स्कीम में जाने के बाद निकल कभी भी सकते हो, लेकिन अगर आप गए नहीं कंपोजिशन स्कीम में तो फिर से नहीं जा सकते। ओके, फिर से इन बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर आप नहीं जा सकते। समझा तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे ये टैक्स कैसे पे किया जाता है। ये टैक्स ऐसे पे किया जाता है कि आपने अगर कंपोजिशन स्कीम ली तो एग्रीगेट टर्नओवर आपका जो लिया जाएगा, और एग्रीगेट आपको करंट ईयर में भी, अब सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आगे सेक्शन 10(3) आएगा और सेक्शन 10(3) कहता है कि अगर आपने कंपोजिशन, आपको कंपोजिशन लेवी मिल गई तो आप करंट ईयर में भी 1.5 करोड़, हाँ करंट ईयर में भी लिमिट 1.5 करोड़ या 75 लाख या 50 लाख ही है। करंट ईयर में आप ये स्मॉल परसेंटेज ऑफ टैक्स से कितने कितने टर्नओवर तक टैक्स दे सकते हो, तो वो करंट ईयर में भी सेक्शन 10(3) के हिसाब से 1.5 करोड़ ही है। यानी जैसे आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस हो जाता है, 1.5 करोड़ क्रॉस हो जाता है, उसके बाद आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। यानी 1.5 करोड़ की लिमिट आपको दो पर्पस के लिए देखनी है, क्या कंपोजिशन स्कीम मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो ये प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का 1.5 करोड़, 75 लाख या 50 लाख, ये आपको देखना है। और अगर मिल गई तो आपको करंट ईयर में सिर्फ ये 1.5 करोड़ तक ही मिलेगी, या 75 लाख तक ही मिलेगी, या 50 लाख तक ही मिलेगी। तो समझ लो यहाँ पे आपने फर्स्ट जो आपका टर्नओवर हुआ वो कंपोजिशन स्कीम में ले लिया, और जैसे ही जुलाई में मेरा टर्नओवर क्रॉस हो गया, ओके, एग्जांपल के तौर पे 30 + 50 80, 80 + 50 130, 130, और जैसे ही जुलाई में 10 जुलाई को 20 लाख का मेरा टर्नओवर हो गया, 20 लाख का मेरा अगर टर्नओवर हो जाता है तो यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ हो जाएगी क्योंकि 1.5 करोड़ खत्म हो गया। अब इसके आगे जो मुझे टैक्स पे करना है वो मैं नॉर्मल रेट से टैक्स पे करूंगा, यानी जो भी नॉर्मल रेट होगा उससे मैं टैक्स पे करूंगा। ओके, आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। दूसरी बात, आपको ये जो कंपोजिशन स्कीम है, ये एग्जाम्पल देखो, ये आपको एग्रीगेट टर्नओवर वाइज लेना है। अब सर ये एग्रीगेट टर्नओवर वाइज यानी क्या, समझ लो मेरी 3 ब्रांचेस है, ब्रांच 1 महाराष्ट्र, ब्रांच 2 गुजरात, ब्रांच 3 जो है दिल्ली, और सब डीडीपी है, डीम्ड डिस्ट्रिक्ट पर्सन है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का मेरा टर्नओवर हर ब्रांच का दिया हुआ है, और करंट फाइनेंशियल ईयर का मेरा टर्नओवर यहाँ पे हर ब्रांच का दिया हुआ है। तो चलिए थोड़ा ये डिस्कशन को समझने की कोशिश करते हैं। अब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर मेरा, ओके, जब मैं, अब मुझे महाराष्ट्र में, गुजरात में और दिल्ली में कंपोजिशन स्कीम लेना है। एक सवाल आपका आ सकता है जिसका आंसर मैं अभी बता देता हूं, तो शायद आपको आगे ये सवाल नहीं आएगा, ठीक है, आगे आपको ये सवाल नहीं आएगा। कौन सा? तो सवाल ये आ सकता है, ध्यान से सुनो 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 प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, तो यहाँ पे कि सर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में क्या मैं इंडिविजुअल जा सकता हूँ कि मुझे महाराष्ट्र में कंपोजिशन स्कीम चाहिए, गुजरात में नहीं चाहिए, दिल्ली में चाहिए? ऐसा आप नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि प्रोविजो टू सेक्शन 10(2) आगे आएगा। आई रिपीट, ये याद रखना, प्रोविजो टू सेक्शन 10(2) ये कहता है कि अगर कंपोजिशन स्कीम लेनी है तो सबके लिए मिलेगी, आप ऐसे इंडिविजुअल नहीं ले सकते। या फिर उसको दूसरी तरह से पढ़ाओ, अगर एक भी ब्रांच, आई रिपीट थोड़ा स्लो चल रहा हूं, एक भी ब्रांच अगर एलिजिबल नहीं है तो पूरे इंडिया में आप कहीं कंपोजिशन स्कीम लेनी नहीं ले सकते। अगर मिलेगी तो सबको मिलेगी, नहीं तो किसी को नहीं मिलेगी। तू है तो पूरी कायनात है, और तू नहीं तो कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ओके, तो ये बात को ख्याल रखना आपने। तो कंपोजिशन स्कीम मिलेगी तो सबको मिलेगी। अब यहाँ पे एक और पॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट व्यू से बता देता हूँ, और वो क्या, वो ये है कि आपने अगर कोई एक स्टेट में भी दे दिया ना, एक रजिस्टर्ड प्लेस पे भी दे दिया ना कि मैं कंपोजिशन स्कीम ले रहा हूँ, और आपने उसकी इंटीमेशन दे दिया, तो प्रिज्यूम होता है कि पूरे इंडिया में उस पैन पे, अंडर सेम पैन, जितनी भी ब्रांचेस है सब कंपोजिशन स्कीम में आ गया। ओके, तो यहाँ पे जैसा आपका महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली 3 ब्रांचेस है,
ठीक है। महाराष्ट्र का टर्नओवर 40 है, 50 है, और यहाँ पे दिल्ली का 10 है। तो आपको एग्रीगेट टर्नओवर देखना है। एग्रीगेट मेरा कितना हुआ? 40 प्लस 50, 90 प्लस 10, 100 लैक्स। मतलब मैं कंपोजिशन स्कीम महाराष्ट्र में भी ले सकता हूँ, गुजरात में भी ले सकता हूँ, दिल्ली में लेना, सबके लिए लेना है आपको। चलिए, अब आपको करंट ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर, सुनिए मेरी बात, करंट ईयर में आपको एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ तक कंपोजिशन स्कीम मिलेगी। ठीक है। स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट 75 लैक्स और 10 टू ए 50 लैक्स, पर अभी हम 1.5 करोड़ के एग्जाम्पल के लिए लेके चलते हैं। तो अब यहां पे जहां तक देखा जाए तो ये सुनिए, ध्यान से सुनिए, हाँ, जहां तक देखा जाए यहां पे तो कंपोजिशन स्कीम जो है 1.5 करोड़ तक मिलेगी। और एग्रीगेट टर्नओवर, अब एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या बेटा, कि आपको तीनों ब्रांच मिला के 1.5 करोड़। आप ऐसा मत करना कि ये ब्रांच का 1.5 करोड़, ये ब्रांच का 1.5 करोड़, ये ब्रांच का 1.5 करोड़। क्या गवर्नमेंट के दामाद हो आप कि 1.5 सभी जगह मिलेगा? नहीं, तीनों ब्रांच पे 1.5 लाख 1.5 करोड़ ऐसा नहीं होगा। ओके, तीनों का मिला के। लेट्स टेक एग्जांपल, आपने महाराष्ट्र, आपको कंपोजिशन स्कीम मिल गई, महाराष्ट्र से अप्रैल मंथ में आपने 30 लाख का क्लियरेंस किया। ओके, प्लस गुजरात से आपने जैसे 2 अप्रैल को महाराष्ट्र से किया, गुजरात को 10 अप्रैल को किया, तो यहां पे आपने कितना लिमिट एग्जॉस्ट कर लिया? तो आपने यहां पे कंपोजिट रेट से टैक्स दिया 0.5% से, तो यहां आपने 30 लाख प्लस यहां 80 लाख, यानी 110 लाख का आपका लिमिट एग्जॉस्ट हो गया है। एग्जॉस्ट हो गया है। अब कितना लिमिट बचा? 40 लाख का। ओके, लेट्स टेक एग्जांपल, 40 लाख का आपने 15 मई को, ध्यान सुनिएगा, 15 मई को आपने 40 लाख, पहले मैं ये 40 लाख लेता हूं, 40 लाख का टर्नओवर आपने तीसरी ब्रांच दिल्ली से कर दिया। मतलब आपकी कंपोजिशन स्कीम जो है यहां खत्म होगी। अब ये डेट के बाद कोई भी ब्रांच से, ये डेट के बाद कोई भी ब्रांच से अगर सप्लाई होगा, समझ लो ये डेट के बाद 25 मई को महाराष्ट्र से सप्लाई हुआ, क्योंकि ये 15 मई को था, तो ये 25 मई को महाराष्ट्र से सप्लाई हुआ, तो वो सिचुएशन में मुझे नॉर्मल रेट से टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ हो जाएगी। नो डाउट सेक्शन 18 के हिसाब से आपको स्टॉक के आईटीसी तो मिल जाएंगे, लेकिन कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ हो जाएगी और नॉर्मल रेट से मुझे टैक्स देना पड़ेगा। एक सवाल यह आ सकता है कि सर, चलो आपने टोटल कैसी की, आपने 30 लाख और 80 लाख, यानी 30 प्लस 80 110 लैक्स लिया, और यहाँ पे डॉट आपने 40 लैक्स लिया। सर अगर मैं थोड़ा इसको चेंज कर दूँ, ये जो यहाँ पे दिल्ली से बिल निकला ये 70 लैक्स का होता तो क्या होता? तो 70 लैक्स का होता तो मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करता कि बिल को स्प्लिट करो। ओके, ये करना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है। यानी क्यों ना, एक ही कस्टमर है वो 70 लैक्स का, लेकिन आपको 40 लैक्स जो आपके पास यहाँ अनएग्जॉस्टेड लिमिट थी 40 लैक्स की, वो 40 लैक्स के लिए आपको बिल ऑफ सप्लाई बनाना पड़ेगा, और रिमेनिंग इसके लिए आपको टैक्स इनवॉइस बनाना पड़ेगा। ये 40 लाख पे आप कंपोजिट टैक्स लगाओगे और रिमेनिंग पे आप नॉर्मल टैक्स लगाओगे। इस तरह से आपको एग्रीगेट टर्नओवर के प्रिंसिपल पे चलना है। यस और नो? एग्रीगेट प्रिंसिपल पे टर्नओवर पे चलना है। अब नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, आपको कंपोजिशन स्कीम मिलेगी या नहीं मिलेगी देखना एग्रीगेट है। कंपोजिशन स्कीम मिलेगी या नहीं मिलेगी देखना एग्रीगेट है। और आप को कंपोजिशन स्कीम करंट ईयर में 1.5 करोड़ तक मिलेगी, वो भी एग्रीगेट ही देखना है, वो भी एग्रीगेट, यानी सबका मिलाकर, सबका मिला के सबका बदला लेगा। ओके, तो यहां पे ये सबका मिला के 1.5 करोड़ तक ही मिलेगी कंपोजिशन स्कीम। लेकिन दोस्तों, जब कोई टैक्स पे करने जाएगा, ठीक है, क्योंकि टैक्स तो वो स्टेट वाइज देना देगा, तो टैक्स जो पे करेगा। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं और 2 मिनट वेट करूंगा आपके आंसर के लिए। मुझे बताओ, महाराष्ट्र ब्रांच, ठीक है ना, आप एग्रीगेट करते वक्त टोटल कर लो, क्योंकि टोटल मुझे 1.5 करोड़ ही मिलेगा। अब महाराष्ट्र का टर्नओवर 2 अप्रैल को 30 लाख का हुआ, आपका हेड, यहाँ पे हेड ऑफिस समझ लो दिल्ली में है, तो क्या आप महाराष्ट्र का टैक्स जो कंपोजिशन टैक्स है, क्या आप दिल्ली में दोगे? क्या ये टैक्स पे करते वक्त आप एग्रीगेट करोगे? लॉजिकली आपने अगर ऑफिस में काम किया होगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जहां का टैक्स वहीं देना पड़ेगा। हां, आप एग्रीगेट करते वक्त अपना कंपोजिशन स्कीम का लिमिट सीज करते वक्त एग्रीगेट करो यार, लेकिन जहां का टैक्स आपको वहीं देना पड़ेगा, क्योंकि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इसलिए अगर जो 30 लाख आपने महाराष्ट्र से किया, उसका सीजीएसटी और एसजीएसटी आपको महाराष्ट्र में ही देना पड़ेगा। ये सब इंट्रास्टेट सप्लाई है, क्योंकि अगर इंटरस्टेट सप्लाई हो जाएगा, यानी इवन ब्रांच में भी कोई सप्लाई नहीं है, इंटरस्टेट सप्लाई हो जाता है तो कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलती है। हम अज्यूम कर रहे हैं कि महाराष्ट्र का महाराष्ट्र में हुआ है, गुजरात का गुजरात में हुआ है, दिल्ली का दिल्ली में हुआ है।
ओके, दिल्ली का दिल्ली में होगा, इसलिए ये टैक्स एग्रीगेशन नहीं होगा। जो स्टेट का है वही स्टेट में टैक्स पे किया जाएगा। ओके, इसलिए उन्होंने वर्ड यूज किया है कि जब आप टैक्स पे करते हो तो टैक्स आपको टर्न ओवर इन स्टेट पे देना है, यानी 1% ऑफ टर्न ओवर इन स्टेट पे देना है आपको। इसलिए आपको ये टर्न ओवर इन स्टेट कितना हुआ, 30 लाख, तो आपको ये टैक्स महाराष्ट्र में देना पड़ेगा, ये टैक्स गुजरात में देना पड़ेगा, और ये टैक्स आपको दिल्ली में देना पड़ेगा, क्योंकि वो टर्न ओवर इन स्टेट पे है दोस्तों। आई रिपीट, टर्न ओवर इन स्टेट पे है। तो ख्याल रहे, मिलेगी या नहीं मिलेगी एग्रीगेट, कितने लिमिट तक मिलेगी एग्रीगेट, पर पे करते वक्त, कम ऑन, पे करते वक्त आपको स्टेट वाइज ही देना है। ओके, और पे करते वक्त महाराष्ट्र का महाराष्ट्र में, इसलिए 1% ऑफ टर्न ओवर इन स्टेट, यहां पे 1% ऑफ 5% ऑफ टर्न ओवर इन स्टेट, उसके हिसाब से आपको टैक्स देना है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा दोस्तों, आई होप। चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, यहां पे आ जाइए हमारे डिस्कशन पे। इनफ डिस्कशन मैंने कर लिया। ओके, नेक्स्ट, यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए, नीचे दिया हुआ है। यहां तक क्लियर हुआ सभी को, यस और नो? बताइए फटाफट। अरे कैसे नालायक हो, यस सर, मजा आ गया, लिखो, लाइक करो यार, लाइक का बटन दबाओ, मजा आ गया होगा तो। चलो, ये स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ये स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट। सवाल है सर, एग्जॉस्ट होने पे पीछे के सेल का आईटीसी मिलेगा क्या? सचिन, बेसिक, ये बेसिक है, नहीं मिलेगा। मैं रिवीजन पढ़ा रहा हूँ बेटा, इतना बेसिक आपको याद होना चाहिए। नहीं, पुराना आईटीसी नहीं मिलता, स्टॉक का आईटीसी मिलता है सेक्शन 18 के हिसाब से, और आगे का आईटीसी मिलता है। स्क्रीनशॉट लेते जाओ। अरे हिना बेटा रुक जाओ, मैं आगे कवर करने वाला हूँ। हाँ, इन बिटवीन रजिस्ट्रेशन, इन बिटवीन ईयर रजिस्ट्रेशन लिया तो कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगा।
आज बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, चलो ठीक है। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सभी को? मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? चलिए, नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं बेटा, नेक्स्ट प्रोविजो वन पे। प्रोवाइडेड दैट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन सेट लिमिट ऑफ 50 लाख एक्सीड्स 1.5 ईयर। ये प्रोविजो कोई काम की नहीं है। ये एक पावर थी कि 50 लाख की लिमिट जो इनिशियल थी वो 1.5 करोड़ तक एक्सटेंड कर सकते हैं, और जो हमने कर दी है। ये प्रोविजो टू जो है, इस ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टार्ट करना, जिसका डिस्कशन हम आगे करेंगे। प्रोविजो टू क्या कहती है? प्रोवाइडेड फर्दर दैट अ पर्सन हु ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर क्लॉज ए, क्लॉज बी और क्लॉज सी may supply services other than those referred in clause B para of 6 of schedule 3 of value not exceeding 10% of turnover in state or union territory in preceding financial year or 5 lakhs whichever is higher। मतलब क्या? मतलब क्योंकि ये स्कीम प्रीडोमिनेंटली जो है यहाँ पे सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस सेक्टर में एक ही सर्विस, और वो जो है रेस्टोरेंट और कैटरिंग, उनको ही दिया गया है। रेस्टोरेंट और कैटरिंग उनको ही दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे तो तो जहां तक देखा जाए बेटा, यहाँ जो भी सप्लायर ऑफ गुड्स है, वो सप्लायर ऑफ गुड्स को यहाँ जो है उन्होंने कुछ सर्विसेज अलाउ कर दी है, यानी गुड्स के साथ आप कुछ लिमिट तक सर्विसेज दे सकते हो। और वो कितना? तो 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट ऑफ प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और ₹5 लाख विच एवर इज हायर, जिसके लिए हम स्पेशल डिस्कशन करेंगे आगे। ये पूरा एक स्पेशल डिस्कशन हम आगे कवर करेंगे, ठीक है। बस अभी इतना समझ लो कि मार्जिनल सर्विस, इसको मैं एक आगे वर्ड दूंगा और वो वर्ड होगा मार्जिनल सर्विस। और मार्जिनल सर्विस आप 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट या 5 lakhs विच एवर इज हायर, इतना आप प्रोवाइड कर सकते हो। नीचे एक एक्सप्लेनेशन भी दिया है जो मैं रीड कर लेता हूं। एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 10(1), ये याद रखना। एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 10(1) रिलेटेड टू दिस प्रोविजो, जो अभी लास्ट ईयर में ऐड किया गया था। और वो एक्सप्लेनेशन क्या है? फॉर द पर्पज ऑफ सेकंड प्रोविजो, अंडरलाइन, ये जो एक्सप्लेनेशन है वो सेकंड प्रोविजो के लिए। द वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई ऑफ सर्विस provided by way of extending deposits or loan or advances in so far as consideration is represented by interest or discount shall be taken into account for determining the value, sorry, shall not be taken into account, okay, यहाँ shall not be करना, shall not be taken into account for determining the value of turnover in state or union territory। ठीक है, चलिए ये पॉइंट को समझने की कोशिश करना। ये पॉइंट क्या कहता है? ये पॉइंट यहाँ पे कहता है कि जब आप पिछले साल का टर्न इन स्टेट लोगे तो उसमें जो लोन एडवांसेस का इंटरेस्ट मिलता है वो कंसीडर नहीं करोगे। इन दोनों बातों को एक स्पेशल डिस्कशन में हम आगे कवर करेंगे। चलिए आ जाइए, तो चलिए आ जाइए नेक्स्ट डिस्कशन पे। और वो क्या है? जैसे मैन्युफैक्चरर के केस में उन्होंने टर्न इन स्टेट लिया है। यहाँ पे रेस्टोरेंट और कैटरिंग के केस में अगेन उन्होंने टर्न इन स्टेट लिया है। लेकिन अगर आप ट्रेडर की बात करें तो ट्रेडर के केस में उन्होंने जो है यहाँ पे टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जिसमें टर्न इन स्टेट में सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई कंसीडर किया जाएगा। आपको यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कहना चाहूंगा, और वो क्या है? जब लॉ ये कहता है कि आपको टैक्स देना है 1% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट, और टर्नओवर इन स्टेट इंक्लूड्स, एक बार फिर से मेरे साथ याद करो, टर्नओवर इन स्टेट इंक्लूड्स ऑल टैक्सेबल सप्लाई एक्सेप्ट टैक्स ऑन इनवर्ड सप्लाई आरसीएम, दूसरा एग्जम सप्लाई, तीसरा यहां पे एक्सपोर्ट सप्लाई और इंटरस्टेट सप्लाई, ठीक है। लेकिन मैं आगे सेक्शन 10(2) पढ़ा होगा, और सेक्शन 10(2) ये कहता है कि अगर आपने नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर दिया तो कंपोजिशन स्कीम उसी दिन विड्रॉ हो जाएगी। अगर आपने इंटरस्टेट सप्लाई कर दिया तो कंपोजिशन स्कीम उसी दिन विड्रॉ हो जाएगी, और वो इंटरस्टेट सप्लाई को आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा।
नो पॉइंट नंबर वन। अगर हम कंपैरिजन के लिए ले, इमेजिनेशन बढ़ाओ मेरे साथ, हम अगर कंपैरिजन के लिए ले तो यहां पे अगर मेरा सप्लाई, ध्यान सुनिएगा, करंट ईयर में मेरा सप्लाई यहां पे नॉन टैक्सेबल होगा, मैं मानता हूं नॉन टैक्सेबल सप्लाई डेफिनेशन में आता है टर्नओवर इन स्टेट के, लेकिन अगर टर्नओवर इन स्टेट की डेफिनेशन, मैं वापस टर्नओवर इन स्टेट की डेफिनेशन पे आता हूं ऊपर, टर्नओवर इन स्टेट की डेफिनेशन ये पूरे एक्ट के लिए, ये सिर्फ कंपोजिशन स्कीम के लिए नहीं है, यहां स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, ये डेफिनेशन पूरे एक्ट के लिए है। अब हमारा लॉ ये कहता है कि आपको 1%, यानी सेक्शन 10 कहता है कि 1% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट लेना है। अगर आप 1% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट लोगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंपोजिशन स्कीम, रीड विथ सेक्शन 10(2), रीड विथ सेक्शन 10(2), मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आपको 1% टैक्सेबल सप्लाई का लेना है, प्लस 1% आपको एग्जम का भी लेना है, क्योंकि एग्जम इज अ पार्ट ऑफ टर्नओवर इन स्टेट। अब सवाल ये आता है कि एक्सपोर्ट और इंटरस्टेट, क्या इसका भी 1% लेंगे? अगर इस डेफिनेशन को हम कंपोजिशन स्कीम के कॉन्टेक्स्ट में पढ़े, रीड विथ 10(2), तो देखो आपको एक बात बता दूं, ये एग्जाम सप्लाई में 3 सप्लाई आते हैं, वोनली एग्जाम, नील रेट। वोनली एग्जाम होगा तो हमें प्रॉब्लम नहीं, नील रेट होगा तो भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नॉन टैक्सेबल सप्लाई होगा तो कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलती है 10(2). इसलिए एग्जाम सप्लाई का जो तीसरा एलिमेंट है नॉन टैक्सेबल सप्लाई, अगर वो रहेगा तो कंपोजिशन स्कीम मिलेगी ही नहीं, मिलेगी नहीं तो फिर तो सवाल ही नहीं आता, इसलिए उसको छोड़ना पड़ेगा। एक्सपोर्ट इंटरस्टेट सप्लाई, इसलिए इसको भी छोड़ना पड़ेगा क्योंकि कंपोजिशन स्कीम लागू ही नहीं होती है, और इंटरस्टेट सप्लाई को भी लागू नहीं होती है। मतलब ये जो टर्नओवर इन स्टेट अगर हम कंपोजिशन लेवी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़े तो 3 ही सप्लाई बड़े इंपॉर्टेंट है। कौन सा? टैक्सेबल सप्लाई और एग्जाम के 2 सप्लाई, और एग्जाम के वो जो 2 सप्लाई है उसमें यहां पे वोनली एग्जाम तो नील रेट, यानी आपके 3 ही सप्लाई आएंगे अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हो इन द टर्म टर्नओवर इन स्टेट, इन द टर्म टर्नओवर इन स्टेट। कौन से 3 सप्लाई आएंगे? तो एक होगा टैक्सेबल, एक होगा एग्जाम और एक होगा नील रेट। तो आपको जो 1% देना है वो ये तीनों का देना है, तीनों की टोटल। सर उसमें एग्जाम का भी देंगे? हाँ। नील रेट का भी देंगे? हाँ, क्योंकि वो कह रहे हैं 1% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट, इसलिए मैन्युफैक्चरर होगा, सुनो, मैन्युफैक्चर होगा तो 1% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट आपको देना पड़ेगा, उसमें एग्जम्प्ट और नील रेट भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। रेस्टोरेंट कैटरिंग होगा तो उसमें टैक्सेबल, एग्जम्प्ट और नील रेट, बाकी का तो छोड़ दो, बाकी काम की नहीं है क्योंकि कंपोजिशन स्कीम मिलते ही नहीं है, पर ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट है, ओके, फॉर टर्नओवर इन स्टेट। तो चलो इस कॉन्टेक्स्ट में हम आगे का डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। आगे का डिस्कशन के लिए मैंने एग्जाम्पल रखा है, यहाँ एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल में मैं क्या लूंगा, मैं ये एग्जाम्पल में अज्यूम दैट कि मैं कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया उसके बेस पर मैं ये आपको एग्जाम्पल लेना चाहूंगा। सुनिए, मैं कंपोजिशन स्कीम नहीं ले रहा हूं, अगर नहीं ले रहा हूं तो ठीक है, नॉर्मल स्कीम में, ऑप्शनल स्कीम है। मेरा आउटवर्ड सप्लाई में मेरा नील रेट सप्लाई है 15 लाख का, एग्जाम सप्लाई 20 लाख का, और अदर टैक्सेबल सप्लाई है 15 लाख का। अगर मैं कंपोजिशन स्कीम नहीं ले रहा हूं तो मुझे सिर्फ टैक्स टैक्सेबल सप्लाई पे देना है, नील और एग्जम्प्टेड रेट पे नहीं देना है। टैक्सेबल सप्लाई पे मुझे टैक्स जो है वो नॉर्मल रेट से देना है, जो भी नॉर्मल रेट होगा। प्रॉब्लम में कहा गया है कि नॉर्मल रेट तुम्हारा 12% है तो मैं दूंगा, प्लस मैं आईटीसी भी ले सकता हूं क्योंकि मैं नॉर्मल स्कीम में हूं। अब मैंने 2 परचेसेस की है, एक नील रेट वाला परचेस किया है जिसके ऊपर जीएसटी पास ऑन ही नहीं होता है, ओके, क्योंकि नील रेट है, और दूसरा अदर सप्लाई जो 10 लाख का है, तो मुझे आईटीसी सिर्फ 10 लाख पे ही मिलेगा। चलिए, मैं अगर स्टेटमेंट बनाऊं तो मेरा आउटवर्ड सप्लाई नील रेट लिख लिया, उसके ऊपर जीएसटी का सवाल ही नहीं आता है। एग्जाम सप्लाई 20 लाख लिख लिया, जीएसटी का सवाल ही नहीं आता है। अदर टैक्सेबल सप्लाई 15 लाख, जिसका जीएसटी 12% से अगर मैं लगाऊं तो 1,80,000 आएगा। आईटीसी की बात करें, क्योंकि मैं नॉर्मल स्कीम में हूं तो आईटीसी भी लूंगा। आईटीसी तो यहाँ नील रेट का तो आईटीसी नहीं मिलेगा, पर अदर सप्लाई का 12% के हिसाब से 1,20,000 मेरी नेट जीएसटी लायबिलिटी 60,000 आएगी, जो मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा और बर्डन भी पास ऑन कर सकता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे अगर सप्लायर कंपोजिशन, वही सप्लायर कंपोजिशन स्कीम लेना चाहता है,
वही सप्लायर कंपोजिशन स्कीम लेना चाहता है। तो इसमें मैं दोनों एंगल से पढ़ाऊंगा। अगर वो मैन्युफैक्चर होगा तो कैलकुलेशन कैसे होगे, अगर वो ट्रेडर होगा तो कैलकुलेशन कैसे होगे। अब देखिए, अगर ये बंदा कंपोजिशन स्कीम लेना चाहता है, ध्यान सुनना, ये बंदा कंपोजिशन स्कीम लेना चाहता है, तो फिर यहां पे उसको क्रेडिट तो नहीं मिलेंगे, क्रेडिट तो भूल जाना। अब उसे बिल ऑफ सप्लाई में क्वार्टरली बेसिस पे अपने टर्नओवर पे टैक्स देना पड़ेगा, CMP 08 में उसका स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा। तो अब क्या, अगर वो मैन्युफैक्चर होगा तो मैन्युफैक्चर को कहा गया 1% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट, ध्यान सुनिएगा, 1% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट, यानी मैन्युफैक्चर होगा तो ये तीनों टर्नओवर उसको लेने पड़ेंगे, नील रेट, एग्जम्प्टेड एंड अदर टैक्सेबल। मैन्युफैक्चर के केस में तीनों, और तीनों की टोटल आती है 50 लाख, और 50 लाख का 1% जिसमें CGST 0.5%, SGST 0.5%, यानी आपको यहां पे GST देना पड़ेगा 50 लाख पे। लेकिन यही अगर बंदा ट्रेडर है तो ट्रेडर को उन्होंने टर्नओवर इन स्टेट नहीं बोला है, ट्रेडर को उन्होंने टैक्सेबल सप्लाई ऑफ टर्नओवर इन स्टेट का है। अब यहां पे टैक्सेबल सप्लाई का मतलब इसमें आप एग्जाम नहीं करोगे, नील रेट नहीं लोगे, आप ओनली जिसके ऊपर चार्ज है वही लोगे। अब कोई स्टूडेंट ये कह सकता है कि सर टैक्सेबल सप्लाई में तो एग्जाम भी आता है, नील भी आता है, मैं मानता हूं, पर यहां पे स्पेशली वो कंसेप्ट मत लगाना। टैक्सेबल मतलब यहां पे मीनिंग लेना चार्जेबल, यहाँ टैक्सेबल मतलब चार्जेबल। इसलिए अगर यही ट्रेडर हो तो ट्रेडर के केस में आपको 15 लाख पे ही, इसमें नील एक कंसीडर नहीं करोगे, एग्जाम कंसीडर नहीं करोगे, यानी 15 लाख पे ही आप GST दोगे। ये दोनों का डिफरेंस है जब आप 1% टैक्स दोगे। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अच्छे से समझ में आया होगा तो एक थंब दीजिएगा, और यस एक लाइक का बटन भी दबाइएगा, ठीक है, लाइक का बटन होगा तो। ना नेक्स्ट, अब हम एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना चाहूंगा, और वो कि मैंने जैसा कहा कि रिवर चार्ज में आप कंपोजिशन रेट नहीं लगा सकते, रिवर चार्ज में आपको जो है पूरा का पूरा टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, जो भी मुझसे कनेक्टेड है, डोंट बी अ डम्प, मेरे रिप्लाई करो। ओके, डोंट बी लाइक कि भाई हमको बस सर पढ़ा दो। देखो, एक टीचर की एनर्जी, टीचर की फ्रीक्वेंसी आपके साथ मैच तभी हो सकती है, आपके दिमाग में मैं कंसेप्ट तभी डाल सकता हूं जब आप रिप्लाई करोगे, तो मुझे समझ में आएगा कि यस। ओके, यहां पे तो बिल्कुल CA फाइनल के स्टूडेंट जैसे बिहेव मत करो। ओके, यू मस्ट रिप्लाई, क्योंकि मेरे सामने सिर्फ कैमरा है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर मैं आगे कहूं, एक एग्जांपल RCM वाला लेना चाहता हूं। ये RCM वाला जो है, यहां पे एग्जांपल क्या है, जैसे मेरा आउटवर्ड, मैं कंपोजिशन स्कीम में हूं, मेरा आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई 25 लाख का हुआ है, मैं कंपोजिशन रेट से दूंगा, और मैंने लीगल सर्विस ली है, और लीगल एडवोकेट सर्विस, और मैं बिजनेस एंटिटी हूँ, रजिस्टर्ड बंदा हूँ, तो ऐसे केस में मैं जो है यहाँ पे 18 लाख का लीगल सर्विस ले रहा हूँ जो रिवर चार्ज में है। अब देखो, मैं मेरी शादी तो रजिस्टर मैरिज कर लूंगा, रजिस्टर मैरिज मतलब कंपोजिशन स्कीम में, लेकिन किसी और का सर्विस मैंने लिया। ओके, इन सिंपल वर्ड, मेरे साले की शादी मुझे धूमधाम से करनी पड़ेगी, मेरे साले की शादी मुझे धूमधाम से करनी पड़ेगी। ओके, मैंने तो बीबी चिल्लाएगी बेटा। इन शॉर्ट, जो रिवर्स चार्ज में सर्विस आई है उसका टैक्स मुझे पूरा 18% से देना पड़ेगा, वहां मैं 1% कंपोजिशन स्कीम नहीं लगा सकता हूं। ओके, तो अगर मैं कैलकुलेशन करके बताऊं तो मेरे आउटवर्ड टैक्स पे मैं 0.5% ही दूंगा, जो है 12,500, 12,500। लेकिन RCM वाले पे मुझे पूरा टैक्स देना पड़ेगा 1,62,000, 1,62,000। इस तरह से ये मेरी GST लाइबिलिटी होगी, और यहाँ मुझे पूरा टैक्स 174,500, 174,500 देना पड़ेगा। ओके, चलिए दोस्तों, यहाँ पे ये डिस्कशन मैंने आपके साथ स्पेशली किया। आई होप आपको ये क्लियरली समझा होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 10(2) पे, कंडीशंस फॉर कंपोजिशन स्कीम। तो कंपोजिशन स्कीम की कंडीशंस क्या है ये देख लो ध्यान से। यहां पे सेव अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 1, पहला कंडीशन, ही इज नॉट एंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विस। नीचे कमेंट और एग्जांपल दिया, वो आपने रीड कर लेना, मैं कंसेप्ट जो है आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा। पहली कंडीशन है 10(2) की, कि आपने जो है ओके सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं करनी चाहिए। ध्यान सुनो, सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं करनी चाहिए। अब ये जो कंडीशन दी है कि सप्लाई ऑफ सर्विस आपने नहीं करनी चाहिए, अगर 10(1) की 1.5 करोड़ की कंपोजिशन स्कीम ली, 1.5 करोड़ मजाक नहीं है, 1.5 करोड़ से सिर्फ 1% टैक्स देना है आपको। ओके, 1.5 करोड़ चाहिए आपको,
तो आप ये सर्विस नहीं दोगे, सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं दोगे। पर साथ साथ में यही कहा है सेव एज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 1। हाँ, लेकिन हमारी सबसेक्शन 1 ने आपको सेव किया होगा तो वहां आपको अलाउड है। जैसे रेस्टोरेंट और कैटरिंग, आप 1.5 करोड़ तक कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो, ठीक है, आपको सेव किया। या फिर अगर आप मैन्युफैक्चरर हो गए, रेस्टोरेंट वाले हो गए, या कैटरिंग वाले हो गए, या ट्रेडर हो गए, तो आप 10% या 5 लाख विच एवर इज हायर, उतना आप जो है ओके सर्विस एक्स्ट्रा दे सकते हो। तो अच्छी बात है, उतना मैं एक्स्ट्रा दे सकता हूँ सर्विस, तो ऐसे सिचुएशन में उतना सेव किया है। उसके अलावा आप जो है सर्विस नहीं दोगे। उसके अलावा मतलब क्या कि आप प्योरली सर्विस प्रोवाइडर हो तो 10(1) की कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी, उसके लिए 10(2) में जाओ। या फिर जिस दिन आपने मार्जिनल सर्विस से ज्यादा सर्विस दे दी, यानी समझ लो आपको लिमिट मिली 5 लाख, ओके, या 10% विच एवर इज हायर, तो अज्यूम करते हैं 5 लाख, तो 5 लाख का सर्विस आप करंट ईयर में दे सकते हैं। अगर 5 लाख से ज्यादा आपने सर्विस दे दिया, उसी दिन कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ हो जाएगी, जिसके बारे में हम आगे बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे और बात भी करेंगे, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, ओके, यहां पे जहां तक देखा जाए सर्विस आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, ओके, सिर्फ मार्जिनल सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकेंड वो कह रहे हैं ही इज नॉट एंगेज इन मेकिंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। हाँ, ये वर्ड ऐड हो गया बाय फाइनेंस एक्ट 2020, और ये वर्ड ऐड हो गया और सर्विसेज विच आर नॉट लेविएबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट। मतलब क्या, ख्याल रहे, पहले सिर्फ गुड्स था, अब सर्विसेज भी ऐड हो गया है। तो आप जो है ऐसा कोई भी सप्लाई नहीं करोगे जो नॉट लेविएबल टू टैक्स है, मतलब नॉन टैक्सेबल सप्लाई आप नहीं कर सकते हो। ओके, अगर आपने करंट फाइनेंशियल ईयर में जिस दिन भी नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर दिया, पेट्रोल, डीजल वगैरह, या ऐसी कोई सर्विस जो नॉन टैक्सेबल है, देखो नॉन टैक्सेबल और एग्जाम में फर्क है, आपको लिखना है तो यार लिख सकते हो। आप एग्जाम सप्लाई कर सकते हो क्योंकि वो लेविएबल है, टैक्सेबल है। आप नील रेट सप्लाई कर सकते हो, उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। आप ऐसा सप्लाई नहीं कर सकते जिसके ऊपर लेवी नहीं है, जैसे पेट्रोल, डीजल वगैरह, और उन्होंने सर्विस ऐड किया है। फिलहाल ऐसी कोई सर्विस नहीं है जो आउट ऑफ द स्कोप ऑफ जीएसटी है, गुड्स ही है, पर यहाँ ऐड करके रखा हुआ है, ठीक है, अमेंडमेंट कर दिया तो कर दिया, यहाँ पे भी ऐड। लेकिन जहां तक देखा जाए, ओके, पेट्रोल डीजल वगैरह का सप्लाई आप करते हो तो वो केस में उस ट्रांजैक्शन पे कंपोजिशन लेवी तो मिलेगी ही नहीं, एज वेल एज आपकी कंपोजिशन लेवी विड्रॉ कर दी जाएगी, यानी उसके आगे आपको ओके पूरा टैक्स देना पड़ेगा। लेट्स टेक एग्जांपल, करंट ईयर में मैं कंपोजिशन स्कीम ले रहा हूं और मेरा 25 लाख का टर्न और कंपोजिशन स्कीम में हुआ, और मैंने पेट्रोल का सप्लाई कर दिया। इवन दो 1.5 करोड़ में से सिर्फ 25 लाख आपके गए, बाकी अभी भी कंपोजिशन स्कीम बाकी है। पर आपने एक गलती कर दी, और वो गलती क्या कर दी कि आपने जो है यहाँ पे नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर दिया इन बिटवीन ऑल ओवर इंडिया, कहीं पे भी आपके कोई भी ब्रांच से आपने नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर दिया, तो वो सिचुएशन में उसी वक्त आपकी कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ हो जाएगी, और इसके आगे आप नॉर्मल रेट्स पे ही सब पे टैक्स दोगे। ओके, तो ये हुआ सेकेंड कंडीशन। तीसरा कंडीशन है कि ही इज नॉट एंगेज इन मेकिंग इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। पहले गुड्स ही था, अब सर्विसेज भी ऐड कर दिया है उन्होंने। मतलब क्या, मतलब ये है कि आउटवर्ड सप्लाई, मैं आपका ध्यान एक वर्ड पे लाऊंगा और वो है आउटवर्ड सप्लाई। अगर आप इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई करते हो तो आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। आप इनवर्ड सप्लाई कर सकते हो, लिखना है तो लिख देना वो पॉइंट कि आप इनवर्ड सप्लाई कर सकते हो, रिस्ट्रिक्शन आउटवर्ड सप्लाई पे। समझ लो एक मैं ट्रेडर हूँ, रिटेलर हूँ, ओके, ये इसको एग्जांपल से ऐसा समझते हैं कि मैं ट्रेडर हूँ, रिटेलर हूँ, और मैं परचेसेस दिल्ली से कर सकता हूँ, महाराष्ट्र का, और मैं दिल्ली से कर रहा हूँ, राजस्थान से कर रहा हूँ, परचेस कर सकता हूँ। मैं सेल नहीं कर सकता, मैं सप्लाई नहीं कर सकता, इवन अपने ब्रांच को भी नहीं दे सकता। अगर मैंने इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई कर दिया, उस ट्रांजैक्शन और उसके आगे के सभी ट्रांजैक्शंस, फिर कोई भी ट्रांजैक्शंस हो, ओके, कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ कर ली जाएगी करंट फाइनेंशियल ईयर में। दूसरा, सर्विसेज भी लाया उन्होंने। जितनी मुझे सर्विसेज अलाउड है, जैसे रेस्टोरेंट, कैटरिंग मुझे 1.5 करोड़ तक अलाउड है, तो वो भी मैं इंटरस्टेट नहीं कर सकता, वो भी मैं इंटरस्टेट नहीं कर सकता। और मैं मार्जिनल सर्विस जो अलाउड है 10% और 5 लाख, वो भी मैं इंटरस्टेट नहीं कर सकता। तो अब आपको ये सर्विसेज के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा, जो पहले नहीं था, जो लूफहोल था, अब आपको सर्विसेज के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, ये हमने देखा यहाँ पे इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई। उसके बाद में डी क्लॉज, नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन देखो, ही इज नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज थ्रू एन ईसीओ ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52। ध्यान सुनिएगा, अंडर सेक्शन 52 यहाँ पे। तो देखो वो क्या कहते हैं, अगेन यहाँ पे भी सर्विसेज ऐड किया गया है
कि अगर आप ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहे हो, यानी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जो टीसीएस डिडक्ट करेंगे, फिर गुड सप्लाई कर रहे हो या सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो, जैसे रेस्टोरेंट कैटरिंग सर्विस आप फूड पांडा या स्विगी से सप्लाई कर रहे हो जो ईसीओ है, और वो टीसीएस कलेक्ट करने वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो टीसीएस कलेक्ट करने वाले हैं, तो उस सप्लायर को कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। ओके, वो ट्रांजैक्शन और उसके आगे के ट्रांजैक्शन कंपोजिशन स्कीम से विड्रॉ कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये केस में भी आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। नेक्स्ट बेटा आपका वो है, ही इज नॉट अ मैन्युफैक्चरर, अंडरलाइन, ये सिर्फ मैन्युफैक्चरर के बारे में वो बात कर रहा है। ही इज नॉट अ मैन्युफैक्चरर ऑफ सच गुड्स और एज में बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो लिस्ट दी है, ये नोटिफाइड गुड्स की लिस्ट दी है। ओके, ये लर्न करना पड़ेगा। आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस, वेदर और नॉट कंटेनिंग कोको, सेकेंड पान मसाला, तीसरा एरिएटेड वाटर, और नेक्स्ट टोबैको और मैन्युफैक्चर टोबैको सब्सटीट्यूट्स। अगर कोई मैन्युफैक्चरर ये गुड्स बनाता है तो उसे कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। ठीक है, गवर्नमेंट को ये जो है ये पब्लिकली डोमिनेटेड गुड्स है। दूसरा टोबैको प्रोडक्ट पे एक्साइज आती है, तो इसके गवर्नमेंट के अपने अलग रीजन है। तो ये अगर वो गुड्स बनाता है तो उसे कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी मैन्युफैक्चरर को। पर ख्याल रहे, ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ मैन्युफैक्चरर को है, ये रिस्ट्रिक्शन ट्रेडर को नहीं है और या रेस्टोरेंट कैटरिंग को नहीं है। मतलब अगर एक ट्रेडर आइसक्रीम बेचता है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं, ट्रेडर आइसक्रीम बेचता है या टोबैको प्रोडक्ट पान मसाला बेचता है तो वो कंपोजिशन स्कीम ले सकता है, या रेस्टोरेंट कैटरिंग में यहाँ पे पान मसाला टोबैको सब्सिट्यूट जाते हैं तो वो कंपोजिशन स्कीम ले सकता है। तो ये जो है, और नेक्स्ट बेटा ओके, उन्होंने जो ऐड किया है सीटीपी और एनआरटीपी। सीटीपी रजिस्ट्रेशन आप ले रहे हो और एनआरटीपी रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो आपको ये कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। वैसे आपको ये बात पता है कि सीटीपी और एनआरटीपी थ्रेशोल्ड भी नहीं मिलता है और उन्हें कंपोजिशन स्कीम भी नहीं मिलेगी। तो ये ओके, यहाँ कंडीशन है ए टू एफ। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, ओके, ये जो 10(2) की कंडीशंस है, ओके, प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर, 2 मिनट, सॉरी बेटा, तो ये जो है बेटा प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर और करंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, तो एक सवाल आता है, अरे यार, ओके, एक सवाल आता है और वो ये कि सर ये 10(2) की कंडीशन जो है वो हमें ओनली करंट फाइनेंशियल ईयर में देखनी है या फिर प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में भी देखनी है। तो मैं आपको ये बता दूं, 10(2) की कंडीशन जो है आपको ओनली करंट फाइनेंशियल ईयर में देखनी है, ये हमारे इंस्टीट्यूट ने क्लैरिफाई कर दिया है। ओके, करंट फाइनेंशियल ईयर में देखनी है। ओके, ये हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने क्लैरिफाई कर दिया। मतलब अगर प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई करते हो, या प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में आप जो है इंटरस्टेट सप्लाई करते हो, या प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में आप ईसीओ सप्लाई करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पिछले साल आपने कुछ भी किया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपका एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1.5 सीआर। अगर 1.5 सीआर आपका एक्सीड्स नहीं होता है तो आपको कंपोजिशन की मिल जाएगी। ये जो भी 10(2) की कंडीशंस है वो करंट फाइनेंशियल ईयर की है। इसलिए मैंने पुरानी बैच में, क्योंकि अभी आईसीए से क्लैरिफिकेशन आया है, पुरानी कोई भी बैच में मैंने ये पढ़ाया होगा कि ये प्रीवियस ईयर में भी अप्लीकेबल होगी और करंट ईयर में भी अप्लीकेबल होगी, तो वो यहां से अब रिमूव कर देना। ओके, आईसी मैंने खुद मेल किया है, उसका मुझे रिप्लाई भी आ गया है कि आईसीएआई ने क्लियर कह दिया है कि ये करंट फाइनेंशियल ईयर में ही अप्लीकेबल होगा। इसलिए जो आपके कंसेप्ट है कि प्रीवियस ईयर में, वो मत अप्लाई करना, ओनली करंट फाइनेंशियल ईयर ही अप्लाई करना। इन सिंपल वर्ड एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि पिछले साल आपने इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई किया होगा, ईसीओ सप्लाई किया होगा, बहुत सारी सर्विसेज दी होगी, नॉन टैक्सेबल सप्लाई किया होगा, उससे लेना देना नहीं है। आपको ये कंडीशन करंट फाइनेंशियल ईयर में ही अप्लाई करनी है। ठीक है, इज इट क्लियर? चलो डन, आई होप आपको ये पॉइंट समझा होगा। चलिए बेटा, मैं वापस अपने डिस्कशन पे आता हूं।
नेक्स्ट अब आते हैं यहां पे, नेक्स्ट आते हैं 10-2 के डिस्कशन पे। 10-2 क्या कहता है? जो हमने कंडीशन देखी, स्पेशली अब प्रोविजो पे आते हैं। ओके, तो ये प्रोविजो क्या कहते हैं? यस बेटा, समझ जाओ ना। पिछले साल आपने एग्रीगेट टर्नओवर में, एक सवाल है, पिछले साल आपने एग्रीगेट टर्नओवर में इंटरस्टेट किया होगा तो भी चलेगा, नॉन टैक्सेबल किया होगा तो भी चलेगा, बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड किया होगा तो भी चलेगा, बस सबका मिलाकर 1.5 करोड़ क्रॉस नहीं होना चाहिए। थोड़ा अंडर, जब मैं बोल रहा हूं तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ। ओके, वो है कि आपके एग्रीगेट टर्नओवर में सब कुछ आ जाएगा। यानी आज अगर आपको एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन लगाना है तो पिछले साल की एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में ऑल टैक्सेबल सप्लाई, एक्सपोर्ट सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई, ब्रांच ट्रांसफर, सबका टोटल लेना है, सबका टोटल लेना है और सब चलेगा। और करंट फाइनेंशियल ईयर में, ओके, करंट फाइनेंशियल ईयर में जहां तक देखा जाए तो आपको वो रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी कि इंटरस्टेट किया विड्रॉन, सर्विसेज ज्यादा दे दी विड्रॉन, नॉन टैक्सेबल किया विड्रॉन। ओके, तो ये ख्याल रखना, ये सब कंडीशन करंट फाइनेंशियल ईयर में डन। चलिए अब नेक्स्ट बेटा ये प्रोविजो देखते हैं, प्रोविजो टू सेक्शन 10(2). ये प्रोविजो टू सेक्शन 10(2) क्या कहता है? ये कहता है कि कंपोजिशन स्कीम मिलेगी तो सबको मिलेगी, अगर एक भी इनएलिजिबल हुआ तो फिर किसी को ये कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। ओके, इस प्रोविजो को मैं थोड़ा यहाँ पे रीड करूंगा। Provided that where more than one registered person are having same PAN, the registered person shall not be eligible to opt for scheme under section 10(1) unless, underline करना, unless all such registered person opt to pay tax under this scheme. ओके, तो मैंने आपको ये बोल दिया कि मिलेगी तो सबको मिलेगी। अब इसमें एक स्पेशल केस मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। देखो, आपकी एक ब्रांच मणिपुर में है, ध्यान सुनना, एक ब्रांच मणिपुर में है, एक महाराष्ट्र में है। अब कंपोजिशन स्कीम का कहना क्या है? मिलेगी तो सबको मिलेगी, और एक भी इनएलिजिबल हुआ तो बाकी किसी को नहीं मिलेगा। अब देखो इसमें क्या हुआ, इसमें ये यहाँ पे कि मणिपुर में कंपोजिशन स्कीम के लिए टर्नओवर 75 लाख से रखा है, एग्रीगेट टर्नओवर, और महाराष्ट्र में 1.5 करोड़ है। एग्जाम्पल को आगे बढ़ाता हूं। महाराष्ट्र का टर्नओवर यहां पे 70 लाख है और मणिपुर का 20 लाख है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का। तो 70 + 20 यानी आपका हो गया 90। अगर महाराष्ट्र के हिसाब से आप देखोगे तो 1.5 करोड़ के नीचे है, कंपोजिशन स्कीम मिलना चाहिए। पर मणिपुर के हिसाब से देखोगे तो 75 लाख के ऊपर है, तो कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलना चाहिए। एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर। तो अब क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि महाराष्ट्र में ले लिया और मणिपुर में नहीं लिया? नहीं। अगर मणिपुर इनएलिजिबल हो गया तो बस ये प्रोविजन आ जाएगी पिक्चर में, वो कहेगी अब पूरे इंडिया में आपको कंपोजिशन स्कीम कहीं नहीं मिलेगी। अरे सर, इन महाराष्ट्र, नो, अब पूरे इंडिया में आपको कंपोजिशन स्कीम कहीं नहीं मिलेगी। सो दोस्तों, जहां तक देखा जाए, ध्यान से सुनिएगा, जहां तक देखा जाए यहां पे अगर आपकी कोई भी ब्रांच स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में होगा, आसाम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के कोई एक भी ब्रांच वहां पे होगी, तो समझ जाना कि आपको अब इंडिया में 75 लाख की लिमिट लग गई उनके वजह से। आई होप आपको ये पॉइंट समझा होगा। चलिए नेक्स्ट डिस्कशन। अब आता हूं मैं, जो सेकंड प्रोविजो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, मैं आपका ध्यान चाहूंगा जो सेकंड प्रोविजो है उसके ऊपर यहाँ। और ये सेकंड प्रोविजो क्या कहती है, मैं आपको ये भी कहूंगा कि जैसे ही मेरा सेशन हो जाए क्वेश्चन या डिस्कशन भी कर लेना। आज आरसीएम और कंपोजिशन स्कीम का क्वेश्चन या डिस्कशन भी मैंने डाल दिया है, आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे, ठीक है। तो अब ये 10 प्रोविजो 2 क्या कहती है? प्रोविजो 2 लाने का इसके पीछे बैकग्राउंड बस इतना ही था कि पहले जब कंपोजिशन स्कीम आई थी तो कंपोजिशन स्कीम में बहुत रिस्ट्रिक्शन था मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और रेस्टोरेंट कैटरिंग पे। और वो रिस्ट्रिक्शन ये था कि
आप सिर्फ गुड सप्लाई करोगे, सर्विस बिल्कुल नहीं दोगे। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने कुछ सर्विसेज अलाउ कर दिया। इसलिए सेक्शन 10(1) के क्लॉज ए में मैन्युफैक्चरर, क्लॉज बी में रेस्टोरेंट कैटरिंग और क्लॉज सी में ट्रेडर। पहला एक पॉइंट याद रखना, तीनों को भी मार्जिनल सर्विस अलाउ कर दी है, तीनों को भी। यानी मैन्युफैक्चरर कुछ अदर सर्विसेज दे सकता है, कोई भी सर्विसेज। रेस्टोरेंट कैटरिंग भी सर्विस के साथ दूसरी कोई अदर सर्विसेज दे सकता है, और ट्रेडर ट्रेडिंग ऑफ गुड्स के साथ कोई अदर सर्विसेज दे सकता है। लेकिन ये सर्विसेज की लिमिट जो है मैक्सिमम करंट फाइनेंशियल ईयर में, ये लिमिट भी करंट फाइनेंशियल ईयर में लगेगी, वो जो है 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और 5 लाख विच एवर इज हायर। बस इतना ही मिलेगा। पहला सवाल, क्या ये लिमिट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में भी रहेगी क्या सर? नहीं। अब एक पॉइंट दिमाग में घुसा दो, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कुछ भी कर यार, कुछ भी कर, सिर्फ 1.5 करोड़ के नीचे रख, कुछ कितना भी सर्विसेज दे, कितना भी गुड्स दे, इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई कर, या फिर नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर, ईसीओ सप्लाई कर, या नोटिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चरर भी होगा, कुछ भी कर, सीटीपी एनआरटीपी कुछ भी किया होगा तूने, सब एक्सेप्टेबल है, सिर्फ 1.5 करोड़ के नीचे, 75 लाख के नीचे। ये भी रिस्ट्रिक्शन करंट ईयर में रहेगा। करंट ईयर में आपको इतना ही सर्विस अलाउ किया जाएगा अगर आप कंपोजिशन स्कीम लेते हो। ठीक है, कितना? ये जो नीचे दिया गया है। जब आप ये प्रोविजो पढ़ते हो तो प्रोविजो ये कहती है मे सप्लाई सर्विसेज। अब ये वर्ड पे मैं आपका ध्यान लाना चाहूँगा, और वो है मे सप्लाई सर्विसेज। आप सर्विसेज सप्लाई कर सकते हो, और ये जो सर्विसेज आप सप्लाई करोगे ये जो है अदर देन रेफर्ड इन क्लॉज बी ऑफ पैरा 6 यानी रेस्टोरेंट कैटरिंग। अब इसका मीनिंग ये मत लेना कि आप जो है अदर देन दिस, मतलब ये नहीं कंसीडर करोगे, नहीं। अदर देन मीनिंग का मतलब ये कि रेस्टोरेंट कैटरिंग होगी तो वो तो हम वैसे ही 1.5 करोड़ में दे रहे हैं। ये जो हम सर्विस अलाउ कर रहे हैं ये एडिशनल कर रहे हैं। यानी आप अगर रेस्टोरेंट कैटरिंग लोगे तो रेस्टोरेंट कैटरिंग को तो हमने पहले ही 1.5 करोड़ दे दिया ना भाई। ओके, 1.5 करोड़ दिया है, ये तो अदर सर्विसेज है। मतलब जब आप ये 10% या 5% का आपको एक्स्ट्रा लिमिट मिला, इसमें रेस्टोरेंट कैटरिंग कंसीडर नहीं करोगे, अदर देन मतलब उसको कंसीडर नहीं करोगे क्योंकि कोई डिफॉल्ट में कवर्ड है, वो तो डिफॉल्ट में कवर है। यानी रेस्टोरेंट कैटरिंग छोड़ के बाकी के लिए ये लिमिट है, बाकी के लिए लिमिट है। मतलब ये कि मैन्युफैक्चरर, ध्यान से सुनना, मैन्युफैक्चरर गुड्स के साथ साथ एक्स्ट्रा सर्विसेज इतने दे सकता है। रेस्टोरेंट कैटरिंग भी, क्योंकि बी को भी दिया है, रेस्टोरेंट कैटरिंग भी अपनी सर्विस के साथ साथ अदर सर्विसेज इतना दे सकता है, और क्लॉज सी ट्रेडर भी इतना सर्विस दे सकता है। चलिए, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे वर्ड है मे सप्लाई सर्विसेज। एक सवाल आपका यह आएगा यहां पे, आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो। ओके, चलिए, तो ये पॉइंट आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट आपका ये सवाल आएगा कि सर ये जो 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट है ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, हमें ये जो लिमिट देनी है ये लिमिट हमें करंट ईयर में देनी है 10%। मैं एग्जांपल लूंगा, करंट ईयर में हमें 10% लिमिट देनी है, पर ये बेस है, इट इज बेस्ड ऑन यहाँ पे टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। और टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर मतलब आपको टोटल लेना है। देखो, आपको सिर्फ टैक्स पे करने के लिए, जो आप टैक्स पे करते हो करंट ईयर में, तो वो टैक्स पे करने के लिए आपको 3 ही बातें लेनी है, टैक्सेबल, एग्जम्प्ट और नील रेट। क्योंकि अदर अगर होगा तो आपको 10(2) ट्रिग हो जाएगा। पर यहां पे जब आप प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर लोगे तो टोटल लेना, लिखना है तो लिख देना, आप टोटल लेना, मतलब ऑल टैक्सेबल सप्लाई, ऑल एग्जाम सप्लाई, एक्सपोर्ट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई, जो आपने प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टोटल टर्नओवर किया है उसका 10% का लिमिट आपको मिलेगा, ओनली टैक्सेबल नहीं। जब मैंने कह दिया है कि कोई भी प्रीसीडिंग ईयर के कैलकुलेशन के लिए 10(2) अप्लाई नहीं होगा, कोई भी प्रीसीडिंग ईयर के कैलकुलेशन के लिए 10(2) अप्लाई नहीं होगा, तो मतलब आपको एग्रीगेट टर्नओवर लेना है या आपको टर्नओवर इन स्टेट लेना है, वो 10% ऑफ टोटल आपको लेना है। आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। और प्लीज यहाँ पे एक बात सभी समझ लो,
मैं इन बिटवीन तो चाहे अब कुछ भी हो जाए क्वेश्चन एंटरटेन नहीं करूंगा। आपको जो करना है और कितने क्वेश्चन मार्क लगाना है लगाओ, इन बिटवीन मैं एंटरटेन नहीं करूंगा। ये मैं स्पेशल टाइम दूंगा, मेरा एक्सप्लेनेशन होने के बाद ही मैं, इतना आप मैच्योरिटी रखो, नहीं तो फिर आपको जो करना है करो। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आप जो है, नेक्स्ट यहां पे देखो, अब यहां से अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 1 ही इज नॉट एंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इसका मतलब ये जो है बस इतना इतना वो सर्विस अलाउ हो सकता है, इसके अलावा एक्स्ट्रा सर्विस आपको अलाउ नहीं हो सकती। एक एग्जाम्पल मैं नीचे लेना चाहूँगा, ये एक्सप्लेनेशन दी है, बैकग्राउंड दिया कि ये क्यों लाया गया, पढ़ना हो तो पढ़ लेना, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूँगा। जैसा मेरा टर्नओवर इन स्टेट ऑफ प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर, जिसमें सभी सभी टर्नओवर 10 लाख है, 10% ऑफ सच टर्नओवर, मतलब मैं करंट ईयर में कितना सर्विस दे सकता हूँ, तो 10% ऑफ सच टर्नओवर मतलब 1 लाख या फिर 5 लाख, वर्ड है विच एवर इज हायर, तो मुझे मार्जिनल सर्विस की लिमिट मिल गई यहाँ पे 5 लाख। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट 20 लाख का मेरा टर्नओवर है और इसका 10% 2 लाख, 5 लाख, तो 5 लाख मुझे करंट ईयर में सर्विस देने की रियायत मिल गई। और अगर मेरा 60 लाख है, 6 और 5, तो विच एवर इज हायर, तो यहाँ पे 6 लाख का सर्विस देने का मुझे रियायत मिल गया। 6 लाख की सर्विसेज मैं करंट ईयर में दे सकता हूँ। दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ये लूंगा कि ये जो मार्जिनल सर्विस, स्पेशली मार्जिनल सर्विस आपको स्टेट वाइज है। अब मार्जिनल सर्विस यहाँ पे स्टेट वाइज है, मतलब क्या कि क्योंकि ये इट इज बेस्ड ऑन 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट, तो आपको महाराष्ट्र में आपकी 3 ब्रांचेस है, महाराष्ट्र, गुजरात और आपकी तीसरी ब्रांच है दिल्ली, तो आपको ये जो 10% का सर्विस है ये महाराष्ट्र में आपको मिलेगा, आपको गुजरात में भी मिलेगा 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट, और आपको जो है यहाँ पे दिल्ली में भी मिलेगा 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट। तो ये जो लिमिट दी गई है आपको, ये स्टेट वाइज दी गई है। चलिए, तो अब मैं आपका ध्यान एक पॉइंट पे लाना चाहूँगा और ये डिस्कशन जरूर करना चाहूँगा, और ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स मैंने क्वेश्चन में भी कवर किए हैं, लेकिन ये डिस्कशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मे सप्लाई सर्विसेज, अब ये जो है, ये जो आपको एक्स्ट्रा लिमिट मिली है 10% या 5 लाख, विच एवर इज हायर, ये एक सवाल आ सकता है कि ये सर लिमिट ओनली टैक्सेबल के लिए मिली है, सब मिला के मैं इतना सर्विस दे सकता हूँ। करंट फाइनेंशियल ईयर में एग्जम्प्ट हो, नील रेट हो या टैक्सेबल हो, ये वर्ड है सर्विसेज, मतलब ये जो आपको 10% लिमिट या 5 लाख है, ये सबका मिला है एक्सेप्ट रेस्टोरेंट कैटरिंग, क्योंकि उसको ऑलरेडी 1.5 करोड़ दिया हुआ है। रेस्टोरेंट कैटरिंग छोड़ के बाकी आप एग्जाम सर्विस दो या टैक्सेबल सर्विस दो या कोई भी सर्विसेज दो, इतने लिमिट से ज्यादा नहीं दोगे एग्रीगेट। इसको मैं समझाना चाहूंगा एग्जाम्पल से। चलो मैं एग्जाम्पल में आता हूं, मेरे पास एग्जाम्पल हो गई तो समझने में आसानी होगी। केस 1 लेता हूं, ये रही आपके सामने, बड़ी अच्छी केस है। केस 1 आपके लेता हूं कि टर्नओवर इन स्टेट ऑफ प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर मेरा 1920 80 लाख था। ओके, सॉरी 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 बेटा, यहाँ पे एक मिनट ना। ये वाला एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में मेरा टर्नओवर 2021 और मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर 21-22। ठीक है, अब मेरा प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 75 + 5, यानी आपका टर्नओवर 80 लाख था। स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। ठीक है, अब 80 लाख मेरा टर्नओवर था, करंट ईयर में मैं कंपोजिशन स्कीम ले रहा हूं, और समझ लो 80 लाख मेरा टर्नओवर इन स्टेट है, टर्नओवर इन स्टेट है। ठीक है, करंट मेरा एग्रीगेट टर्नओवर भी 1.5 करोड़ से नीचे है, ध्यान सुनना, मेरा एग्रीगेट टर्नओवर भी 1.5 करोड़ से नीचे है, और ये स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र का टर्नओवर इन स्टेट 80 लाख है।
मैंने कंपोजिशन स्कीम ले ली। अब हम फोकस करेंगे ओनली महाराष्ट्र के ब्रांच पे, ऐसा हर ब्रांच का अलग अलग आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम ले ली। करंट ईयर में मैं गुड्स तो सप्लाई कर ही रहा हूं, प्लस मैं यहां पे 10% ऑफ 80 लाख यानी 8 लाख या 5 लाख विच एवर इज हायर यानी 8 लाख तक का सर्विस में दे सकता हूं, मार्जिनल सर्विस। अप्रैल में मैंने सप्लाई किया, गुड्स का मेरा 20 लाख का सप्लाई है और मैंने सर्विसेज भी दिया 5 लाख है, टोटल मेरा 25 हो गया। मुझे हर मंथ में दो लिमिट चेक करना है। एक, क्या मेरा टोटल 1.5 करोड़ के ऊपर गया, क्योंकि 1.5 करोड़ के ऊपर जैसे ही टोटल एग्रीगेट जाएगा, ओके, ये स्टेट और सबका मिलाकर, सबका मिला के, तो जैसे ही टोटल जाएगा वैसे ही मेरी कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ हो जाएगी। तो पहले तो क्या अप्रैल में मेरा यहां पे 1.5 करोड़ क्रॉस हुआ क्या? नहीं, ठीक है, पहला चेक ये भी देना। दूसरा, क्या मेरी सर्विसेज जो मुझे लिमिट दी गई है, क्योंकि सर्विसेज की लिमिट दी है 8 लाख रुपए, क्या वो 8 लाख क्रॉस हुई क्या? नहीं, 8 लाख भी क्रॉस नहीं हुई है, चलो कोई बात नहीं। तो अब गुड्स प्लस सर्विस का दोनों का मिला के मेरा जो टर्न ओवर इन स्टेट आएगा उसका 1% दूंगा। पर यहां पे जब आप टैक्स पे करने जाओगे तो टैक्सेबल, एग्जाम और नील रेट, मैन्युफैक्चर होगा तो और ट्रेडर होगा तो टैक्सेबल। तो इसमें मेरा ऑल टैक्सेबल सप्लाई यानी गुड्स प्लस सर्विस का मिला के 25 हुआ, 25 का 1% मैं टैक्स यहां पे दूंगा, ठीक है, 1% मैं टैक्स यहां पे दूंगा। पॉइंट नंबर 2, मई आ गया, मई में मैंने गुड्स सप्लाई किया 30 लाख का और सर्विस सप्लाई किया 2 लाख का, ठीक है। पहला चेक, क्या मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 CR क्रॉस हो गया क्या? नहीं, पहला चेक कर लिया कि नहीं हुआ। दूसरा, मेरी सर्विस की लिमिट 8 लाख है, क्या मेरी टोटल एग्रीगेट सर्विस 8 लाख के ऊपर गई क्या? नहीं, 5 + 2 यानी यहां पे 7 लाख से गई है, मतलब मैं दोनों विद इन लिमिट हूं, दोनों विद इन लिमिट हूं। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे कंपोजिशन स्कीम कंटिन्यू रहेगी। सुनिए ध्यान से, कंपोजिशन स्कीम कंटिन्यू रहेगी और ये 32 यानी गुड्स प्लस सर्विस का मिला के, क्योंकि अभी मैं कंपोजिशन में हूं, तो 32 पे मैं यहां पे 1% का टैक्स दूंगा। तीसरा 10 जून को समझ लो, यहां पे एग्जाम्पल ले रहा हूं, 10 जून को यहां मेरा एग्रीगेट टर्नओवर समझ लो, मतलब 20 लाख का गुड्स दिया और 1 लाख की सर्विस दी, एग्रीगेट टर्नओवर मेरा जो है 21 लाख। अब सुनो मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरा एग्रीगेट टर्नओवर अभी भी 1.5 करोड़ के नीचे है, एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ के नीचे है, लेकिन मैंने सर्विस 8 लाख की कंप्लीट कर दी है, 5 + 2 + 1 यानी 8 लाख का सर्विस मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो ऐसे केस में अब इसके आगे मैंने सिर्फ गुड्स ही सप्लाई करना चाहिए, इसके आगे मैंने गुड्स ही सप्लाई करना चाहिए 1.5 करोड़ तक, तो मुझे मेरी कंपोजिशन स्कीम कंटिन्यू रहेगी। लेकिन इस 10 जून के बाद अब मैंने 1 रुपए का भी सर्विस दे दिया तो मेरी कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सेक्शन 10(2) कहता है जितना अलाउ किया उससे ज्यादा अगर सर्विस दे दी तो कंपोजिशन स्कीम विड्रॉन, कंपोजिशन स्कीम विड्रॉन। तो इसके आगे मैं 1.5 करोड़ तक गुड्स का ही सप्लाई कर सकता हूं, ओके, सर्विस का नहीं। तो इस तरह से इसको पढ़ना कि भाई सर्विस का सप्लाई किया कि मेरी कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ हो जाएगी, जिसमें मैंने ये लिखा है कि आफ्टर एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 68 लाख आरपी यानी रजिस्टर्ड पर्सन कैन टेक अ सप्लाई ऑफ गुड्स टिल 1.5 करोड़ अंडर कंपोजिशन स्कीम। वो ले सकता है कंपोजिशन स्कीम में, बट ही सप्लाई if he supply any service after that then composition levy shall be immediately withdrawn and normal tax is payable। किसी को अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है यहां पे, नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर मेरा 2021 है और करंट ईयर मेरा 21-22 है। एग्रीगेट टर्नओवर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का 80 लाख है, ओके, 80 लाख आपका एग्रीगेट टर्नओवर है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का। और करंट फाइनेंशियल ईयर में अब देखो आपने कंपोजिशन स्कीम ले ली, अब ये कंपोजिशन स्कीम लेने के बाद करंट फाइनेंशियल ईयर में आपको पहले तो मार्जिनल सर्विस मिल जाएगी। मार्जिनल सर्विस 10% ऑफ 80 लाख यानी 8
और 5 लाख विच एवर इज हायर, यानी आपको 8 लाख तक का सर्विस अलाउ कर दिया है। तो अब आपका क्या कहना है, आपने गुड सप्लाई किया 60 लाख, करंट ईयर में आपने टैक्सेबल सर्विस एक्स्ट्रा दी 5 लाख की, कोई भी सर्विस लो, जरूरी नहीं कि आपके बिजनेस से कनेक्टेड हो, कोई भी सर्विस आप दे सकते हो। ओके, जैसे आपका बिजनेस जो है वो स्टेशनरी का बिजनेस है और आपने कोई कमर्शियल शॉप रेंट पे दी होगी, साथ साथ में कमर्शियल शॉप जो है, अब स्टेशनरी से कोई कंसर्न नहीं, वो कमर्शियल शॉप रेंट पे दी है, तो वो भी इसमें काउंट हो जाएगी। तो कोई भी सर्विसेज आपके बिजनेस से कनेक्टेड हो या ना हो, आप इतने लिमिट तक सर्विसेज दे सकते हो। तो आपने कोई भी टैक्सेबल सर्विस 5 लाख की और एक एग्जाम सर्विस दी 2 लाख की। समझ लो आपका कोई रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है, सुनिए ध्यान से, कोई रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है, फ्लैट है और वो रेंट पे दिया है, वो एग्जाम सर्विस है, वो भी यहाँ पे 2 लाख की दिया है, उसका रेंट आया 2 लाख का। अब ध्यान से सुनिएगा, वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जब आपको ये लिमिट दी गई तो ऐसा मत समझना कि सिर्फ टैक्सेबल के लिए दी गई। मतलब क्या, मतलब आप सोचोगे कि 8 में से ओनली 5 जाएंगे, अभी भी मेरे पास 3 लाख अवेलेबल है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो प्रोविजो में वर्ड है एनी सर्विस, उन्होंने एनी टैक्सेबल सर्विस नहीं कहा, may supply any service up to 10% of turnover in state of preceding financial year और 5 lakhs whichever is higher। मतलब एनी सर्विस में आपका वो एग्जम्प्ट हो या टैक्सेबल हो, दोनों भी एग्जॉस्ट होगा। मतलब अब आपका लिमिट जो आपको 8 लाख दिया गया कंपोजिशन स्कीम के लिए, 7 lakhs एग्जॉस्ट होगा, अब आपके पास 1 लाख ही बचा हुआ है, अब आपके पास 1 लाख ही बचा हुआ है। इज इट क्लियर, यस और नो? तो ये था रिगार्डिंग टू, ये सभी पैरामीटर पे हमने डिस्कशन किया, ओके, रिलेटेड टू दिस प्रोविजो। डन, ठीक है। अब आपके मैं डाउट्स ले लेता हूं, आपके डाउट्स क्या है? समझा होगा तो जोर से बोलो हाँ। अब नेक्स्ट ये जो है वर्षा का क्या क्वेश्चन था, सर क्या 1% कंपोजिशन स्कीम ले सकता है अगर वो मैन्युफैक्चरर प्लस रेस्टोरेंट हो? हाँ बिल्कुल ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। देखो, आप मैन्युफैक्चरर हो प्लस ट्रेडर हो प्लस रेस्टोरेंट, जैसा हल्दीराम का एग्जांपल लेते हैं, ट्रेडर भी है और रेस्टोरेंट भी है, तो वो कंपोजिशन स्कीम ले सकता है, पर दोनों का टर्नओवर मिला के 1.5 करोड़ क्रॉस नहीं होना चाहिए। चलिए बेटा, क्लियर है यहां तक का डिस्कशन, सबको क्लियर हुआ? अच्छा, एग्जाम वाला भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो भाई, मेरा भी ले लेना, याद रहोगा मैं। तो जिसको भी समझा होगा जोर से एक लाइक का बटन दबाइए और थंब दीजिए। चलिए, तो मुझे समझ में आएगा, कंजूस लोगों। चलिए, तो नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे हम ब्रेक के बाद।